अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और ये हैं यकीनन अवैस मंगलवाला। अवैस मंगलवाला हूँ। आज मैं एक खबर में खो गया हूँ। अच्छा, वो क्या? अहम खबर है नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको खुशामदीद और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया और अल्लाह का शुक्र है ये खबर देखना नसीब फरमाई। इतनी अहम जो खबर है और ये खबर मुझे लगता है कि इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। सोनिया हुसैन पाकिस्तान की बड़ी मारूफ अदाकारा है, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी करती हैं। सोनिया हुसैन ने लाइफ पार्टनर की खुसूसियात बता दी है जी। कोई हो सकता है कि हल्का फुल्का सा मिल गया हो। ये खुसूसियात लोगों को आपको नजर लोगों में तब आती हैं जब आपको हल्का फुल्का सा किसी में शक होना शुरू हो जाए, नजर आ जाए, तो है इसके अंदर, वो झलक नजर आ जाए कि ये तो यही है जो मुझे बर्दाश्त यही है जिसमें लाइफ भी है और इसके साथ मैं पार्टनरशिप भी कर सकता हूँ। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है बिल्कुल। तो मतलब खबर फिर ना पढ़ूं मैं क्या? मैंने तो वैसे एक अपना तज्जिया दिया है। अच्छा। हो सकता है कि वो खालिसतन सिर्फ बता ही रही हूँ कि भाई ये है और ये होना चाहिए। कभी कभी ऐसी खबरों से बात आगाज करना चाहिए। हाँ, क्या रोज ऐसी जो है वो हमें काम की बात है ये भाई। काम की बात तो ये है। इंसान की जिंदगी में लाइफ पार्टनर होना काम की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या जरूरी हम फलसफे से शुरू करें भाई? ये प्रैक्टिकल बात जो इन्होंने अच्छा, इसमें भी यकीनन कोई ना कोई फलसफा तो होगा। देखते हैं। इन्होंने कहा है कि जी लाइफ पार्टनर के खदोखाल और उनकी शख्सियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लाइफ पार्टनर का हमदर्दाना रवैया होना चाहिए। ठीक है, समझ में आता है। जब भी कभी टेंशन हो तो वो हमदर्दी करो। बच्चा पूछे कम से कम, पूछे कि क्या हुआ। ये ना कहे कि तुम तो हर वक्त टेंशन में ही रहती हो। ये इस किस्म के जुमले ना कहे, वो पूछे अच्छा कि क्या हुआ। ये भी इन्होंने इस पे कहा है बड़ी अहम बात कि हमारी तरह की लड़कियां जो शुरू से काम कर रही होती हैं वो आज़ाद ख्याल होती हैं। तो हमारी जैसी लड़कियों को ज़रूरत ये होती है कि कोई पिक एंड ड्रॉप करे। पिक एंड ड्रॉप करने वाला भी चाहिए। लिखा हुआ है। मैं क्या अपनी तरफ से आजाद ख्याल से पिक एंड ड्रॉप करने का नहीं, अलग अलग पॉइंटर्स हैं। अच्छा, आजाद ख्याल होती हैं, ठीक है। उसके साथ एडजस्ट करे और पिक एंड ड्रॉप भी दे। ठीक है, पिक एंड ड्रॉप गाड़ी तो है, ठीक है, है एक जानने वाला उसके पास है। माली सपोर्ट भी करे, सही है, माली सपोर्ट भी करेगा, ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है माली सपोर्ट तो। अच्छा, जज्बाती इस्तेहकाम होना भी ज़रूरी है। हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी आप लड़की के साथ हो, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब कि खुद बच्चा ना हो वो। हाँ, पता चला आप उसे पाल रहे हैं, ये ना करें भाई। अच्छा, और सोनिया हुसैन ने कहा है कि लाइफ पार्टनर का कद अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सही है। रंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कों का सांवला रंग अच्छा लगता है, बस उसकी आंखों में रोमांस दिखना चाहिए। ये यकीनन देख चुकी हैं तभी इनको ये नजर आया है ये पॉइंट। ये पॉइंट इतना अहम है नहीं वैसे कि वो कोई लड़की कहे। अब हर वक्त वो अगर आंखों में रोमांस दिखाता रहेगा तो लाखों करोड़ों और चिपकी होनी है उसके पीछे आगे। नहीं तो ये कि उसके लिए रोमांस होगा ना, जिससे उसकी मोहब्बत है या जो उसका लाइफ पार्टनर है। चलो, हो सकता है हर एक के लिए थोड़ी रोमांस दिखाता फिर रहा है वो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नाजरीन, ये अहम खुसूसियात हैं और वैसे वाकई प्रैक्टिकल बात की है। कोई लॉजिकल इसमें बातें मुझे सारी नज़र आ रही हैं भाई। दराज का तो ठीक है, चलो फिजिकल फीचर्स इंसान के अहम होते हैं, रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अगर वीटिश कलर पसंद है तो अच्छी बात है, पिक एंड ड्रॉप कर ले, इस्तेहकाम हो माली तौर पर, दैट्स इट, गुड। आपने सही बातें की हैं सोनिया हुसैन, मैं आपकी इन बातों का कायल हूँ। लेकिन वैसे ये सारी शराइत जो है ना, ये बड़ी करीब के मामलात की है। मतलब काफ़ी हद तक मामला आगे निकल के फिर ये शराइत तय होती हैं कि देखो शादी तो अब तुम करना चाह रहे हो, तो अब आपने जो है मार्केट में फैलानी है ये सब। नहीं, उस बंदे को आपने ये बताना है कि देखो तुम तो करना चाह रहे हो और अब मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब मुझे पिक एंड ड्रॉप तो तुम दोगे ही। तो ये तो बड़ी आगे की कहानी है। ये बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग में ये पिक एंड ड्रॉप डजंट मैटर। अच्छा, जबकि अदाकारा सना ने कहा है कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रही हूँ, मना मैंने की है। अच्छा। बाज़ लोगों ने लंदन जाने के बाद ये अफवाह फैला दी है, तो मैं ऐसा नहीं है कि दूसरी शादी करके लंदन चली गई हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए लंदन आई। ये क्या बात है? हाँ, बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं। शादी दूसरी इधर भी हो सकती है, लंदन में ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करने जा रहे हैं। तो खैर, चले अहम खबरें और अहम काम की बातें जो है वो वैसे अब जरा 60 सेकंड न्यूज़ भी देख ही लेते, क्या है भाई, ठीक है, वो पता चल जाएगा। चल, मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाए, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। पाकिस्तान ने IMF को इजहार आमादगी का ख़त भिजवा दिया, 4 रोज़ में किस्त मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी, नए कानून के तहत वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसहाक डार। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB का इलेक्शन कराने की इजाज़त दे दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या, पोप फ्रांसिस का बयान सामने आ गया, किसी भी अकीदे के मुक़द्दसात की तौहीन और उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब में इमाम बारगाह में धमाके में मुलव्विस 5 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत दे दी गई। और इसराइल के जनीन में मुसलसल हमले, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8 हो गई।
चलो अखबार रखते रखते मुझे एक और खबर नजर आ गई 60 सेकंड के बाद, ये भी एक बड़ी अहम खबर है। ताश पर जुआ खेलने वाले 9 जुआरी गिरफ्तार, नकदी और दीगर सामान बरामद। ये रावलपिंडी में वाकया हुआ है। एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार। ताश खेल रहे थे, बताओ ना, जुआ खेल रहे थे, गलत है ना, जुआ खेलना तो गलत। तो ताश तो खेलते हैं ना। हाँ, ताश पे जुआ खेल रहे थे, वो तो टेबल टेनिस पे भी अगर जुआ खेलेंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो जुआ नहीं खेले भाई, उसने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उनको। तो आवाम के दरमियान खेल रहे थे क्या? 4 दोस्त आपस में बैठ के खेल रहे हैं, तो किसी का क्या काम कुछ होगा ना, कोई सिलसिला होगा, ये थोड़ी कैसे। अच्छा, हाँ, हो सकता है कोई ग्रो हो, कोई आप जुए को इनकरेज करेंगी, लोग ऐसी बातें करेंगे। नहीं, मैं तो नहीं इनकरेज करी, लेकिन फ्रेंड्स आपस में गपशप भी लगाते हैं, वो लगा देते हैं। जो जुआ था वो जुआ था बस। नहीं लगा देते हैं, वो पोकर शोकर खेलते हैं लोग। तो क्यों भाई, बहुत कुछ खेलते हैं। जुआ ना खेले ना, बुरी बात है। चलो सही बात थोड़ी है, ऐसे जुआ खेल रहे हैं। एक और अहम खबरें बहुत आ रही, मैं अपना मोबाइल चार्ज करना भूल गया आज, बड़ी कम चार्जिंग है इसकी। अभी चलो बस फिर तो इस पे कुछ भी नहीं आप देख सकते। लेकिन एक और अहम खबर आप आपको बता दें कि ईद उल अजहा पे जो कुर्बानी हुई जिन जानवरों की, उनकी तादाद क्या थी? मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईद उल अजहा पर पाकिस्तान में कितने जानवरों की कुर्बानी हुई होगी? वैसे एक तो आपने की, एक मैंने की, 2 की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बाकियों का आप बता दें। सही है। तो जो टेनिस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जानवरों की कुर्बानी के आदाद शुमार कुछ जारी किए हैं, और जिनके मुताबिक मुल्क भर में 63,60,000 जानवर कुर्बान किए गए, और इनमें 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे, 8 लाख जो हैं वो छतरे। छतरे वैसे क्या होता है? छतरे क्या होते हैं भाई, पूछो, ये कोड है, आज का सवाल है। छतरे क्या होते हैं? गुड। छतरे और 60,000 ऊंट जो हैं वो शामिल है। छतरे क्या दुम्बे होते हैं? मेरे पास आवाज कम आ रही है इसमें, दुम्बे टाइप चीज होती है, ये बता दो, तुम लोगों को भी पता हो सकता है। मतलब ये वो कह रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है, तो वो जो है वो दुम्बा टाइप है। हमारे यहाँ केपी में दुम्बों पे वूल होती है एक्चुअली, वूल। हाँ, तो ये वाले जो हैं, इनमें कोई वो वाली मजेदार क्यूटनेस नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो वो तो बड़े क्यूट से होते हैं, चलते भी बड़े मटक मटक के। खैर, तो छतरे जो हैं वो इतने थे, और 374 अरब रुपए जो है इनकी टोटल मालियत जो है वो बनती है 374 अरब रुपए। 374 अरब रुपए। अच्छा, ये अब कम है मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो 22 करोड़ हमारे 25 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 60-63 लाख कुर्बानी हो रही है, तो अच्छा ज़ाहिरों ने बहुत सारे ने हिस्सा भी मिलाया होगा। अच्छा, इसमें वो भी हैं, आप इसमें उनको ना भूलें, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बहुत सारे पाकिस्तान में कुर्बानी करते हैं, अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, बहुत सारे जानवर तो उनके भी होते हैं। तो लेकिन अदर देन दैट 22 करोड़ आबादी की, चलो आप उसमें से उस यूथ को माइनस कर लें जो अभी कमाई शमाई नहीं करता, ठीक है, आप उसको भी माइनस कर लें। 80% माइनस हो गए सर, 60% माइनस। 60% यूथ है तो काम तो करती है ना। 60 तो नहीं, वो यूथ किस काम की जो काम ना करे। 30-35 के ऊपर लोग कमाने लग जाते हैं, अमूमन 28 के बाद वो शुरू हो ही जाती है। 20 के बाद कमाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ये तो बहुत लेट कमाते हैं हमारे यहाँ लोग, मजबूरी है ना, क्या करें। लेट है, मजबूरी क्या है, सुस्ती भी है। जो नंबर्स हैं वो बड़े कम हैं, और वैसे भी इस साल लोगों ने ये कहा है, इनके टेनिस एसोसिएशन वालों ने भी ये कहा है कि ये पिछले साल की कुर्बानी से फिगर्स का नंबर जो है वो कम है। महंगाई की शरह उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है, और कुर्बानी से मुताल्लिक दीगर काम भी शामिल किए जाएं तो मजमूई तौर पर 5 अरब रुपए का कारोबार हुआ है, यानी कि जिसमें कसाई का होगा, मतलब पैसे की जितनी भी रेल पेल हुई है इस हवाले से, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रोलिंग हुई पैसे। बिल्कुल। और महंगाई ने कुर्बानी के अमल को मुतासिर किया है, और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 28 से 30% कम जानवर कुर्बान किए गए। तो ये नंबर उन्होंने बाकायदा तौर पे इशू किया है। अच्छा, क्योंकि इनके पास तो ज़ाहिर है फिर ये लेदर पहुंचता है ना सारा, तो फिर वो लेदर को प्रोसेसिंग करके, और वो सारे जो लेदर गुड्स बनाए जाते हैं, तो उनके पास सारी चीज़ें, क्योंकि उधर एक ही इंडस्ट्री है जिसमें खपत होती है उसकी, बिल्कुल, तो वहीं पर वो पहुंचती है चीज़ें, तो उनके पास नंबर ज़्यादा तो शुमार बड़े ठीक आते हैं। तो ये है जी। अच्छा, अब एक और ख़बर मैं आपको बताऊँ, बड़ी ज़बरदस्त खुशी की खबर, बड़ी अच्छी खबर, पॉजिटिव जेस्चर्स हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तरफ से आते रहते हैं, और इंटरनेशनली तो हम देखते रहते हैं इस तरह से कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने चाहने वालों की, अपने फ़ैन्स की ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, या उनसे कभी मुलाकात कर लेते हैं तो फ़ैन्स बड़े खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से अक्सर औकात बहुत सारे लोगों की जो है वो ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं, तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं। और कैंसर के एक मरीज़ के साथ ऐसा ही हुआ है, और उसकी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हुई है। और पाकिस्तान के मारूफ अदाकार हैं फ़िरोज़ खान साहब, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि एक नामालूम नंबर से उन्हें एक कॉल आई। उसमें बताया गया कि नहीं, वो नामालूम नंबर नहीं, अननोन नंबर, अदरवाइज अननोन नंबर था। शख्स ने कहा कि जी उनका एक फ़ैन है, वो कैंसर में मुब्तला है। अच्छा। और डॉक्टर ने वादा किया है कि अगर वो इलाज में ताउन करेगा तो उसे फ़िरोज़ खान से मिलवा दिया जाएगा। अच्छा। अब फ़िरोज़ खान ने ये कॉल सुनकर अस्पताल जाने का फ़ैसला किया, और जब कैंसर के मरीज़ ने अचानक अपने इस हीरो को, अपने पसंदीदा फ़ैन को सामने देखा,
तो वो बहुत ही खुश हुआ। ये देखें ना वीडियो में आपको नज़र आ रही है ये खुशी, कि वो क्या उनकी खुशी थी, और बड़ा लोग इसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इंसानियत से मोहब्बत की अमली मिसाल इन्होंने कायम की है। अब आप सोचें कि अगर एक कैंसर का मरीज़ है और वो बेचारा इलाज में, ज़ाहिर है बहुत सारे मरीज़ नहीं ताउन करते इलाज में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुश्किल पेशेंट, मुश्किल की वजह से वो ज़रा बिल्कुल ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। अब ये देखें कैसे उन्होंने गले लगाया उसको और उसके साथ हंसकर बातचीत कर रहे हैं, वो उसके चेहरे पर भी कितनी खुशी नज़र आ रही है। वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छा, क्या बात, ज़बरदस्त भाई, तो मज़ा ये आया सुन अच्छी के, चीज़ है, अच्छी खबर सुनने में आई बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ आपको एक और बुरी खबर भी सुना दें, और वो बड़ी अजीब सी खबर है, और हम सब दुआ कर रहे हैं कि कुछ राब्ता हो जाए, किससे बुलंद वाला चोटियाँ असर करना जो है वो इंसानी हिम्मत और हौसले की मेराज है, मगर ये काम अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा कर किया जाता है। और अक्सर हम ये भी सवाल करते हैं कोपेमाओं का जब इंटरव्यू करते हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी आपको जाने की। तो जो कोपेमा है पाकिस्तान के एक और मारूफ आसिफ भट्टी, इन्हीं खतरात से खेलते ज़िंदगी और मौत के दरमियान अब झूल रहे हैं। वो नांगा पर्वत को सर करने की मुहिम पर गए हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से कैंप जो है वो कैंप 4 पर 7,500 की बुलंदी पर वो फंस गए हैं, और वो स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार भी हो गए हैं, जिसमें आर्जी तौर पर बीनाई मुतासिर हो जाती है। और आसिफ भट्टी को रेस्क्यू करने के लिए अब कोपेमाओं का एक ग्रुप जो है वो तैयारी कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर के मुंतज़िर हैं जो उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा सकेगा, और फिर नांगा पर्वत दुनिया की, अगर हम आपको बताएं तो 9वीं बुलंद तरीन चोटी है, और इसमें जान जाने का खतरा 21% होता है। तो अब वो टीम तो वहाँ पर जाएगी और उनको बचाने की करेगी कोशिश, लेकिन ये है कि वो फिलहाल स्नो ब्लाइंडनेस और अच्छा, ये मैंने टर्मिनोलॉजी पहली मर्तबा सुनी है, स्नो ब्लाइंडनेस। हाँ, चौंधिया जाना बेसिकली होगा ये, आंखों का चौंधिया जाना, क्योंकि लाइट इतनी तेज होती है। आप देखें किसी वाइट सरफेस को थोड़ी देर के लिए आप देखते रहना, तो उसके बाद जब आप किसी और जगह नजर डालेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आ रही होती हैं, और सूरज की जो रेज हैं वो जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो फिर आंखों के लिए नुकसानदेह होती हैं। अब दायरा ऐसी सूरत हाल में एक इंसान इतनी बुलंदी पर मौजूद है, 7,500 मीटर जो भी बिल्कुल उसमें बुलंदी पर मौजूद है, और वहाँ पर उसके साथ ये वाक़या हो तो क्लूलेस होगा वो, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या करे। और तो अब इस वक्त तो खैर उनकी हिम्मत का ही मामला है सारा, क्योंकि अकेले हैं तो ऊपर तो वो परेशान होंगे ज़रूर। तो बस हिम्मत अल्लाह करे कि वो ना छोड़ें, और बाकी विल की गेम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल टीम जा रही है, बिल्कुल अल्लाह करे टीम भी जल्दी पहुंचे, हाँ लटकाएं ना इस मामले को। इससे पहले ऐसी खबरें हैं हमारे पास जो कि अफसोसनाक खबरें हैं, और अभी कोई तूफान इस किस्म की चीज़ नहीं ना हुई, तो उनको पता है किस लोकेशन पे मौजूद हैं, जाकर कैंप 4 के पास है ना, कैंप 4 जो है वो 7,500-8,000 मीटर की बुलंदी पर। तो खुद अभी बारिशों का सिलसिला भी है, खुदा ना खास्ता कहीं तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, मौसम की इतनी खराबी हो जाए कि वो खुद ही खो जाएं उस जगह पे कि कहाँ है वो। तो इससे बेहतर है कि एज सून एज पॉसिबल टीम को वहाँ पर भिजवाया जाए। और जो अच्छा, भट्टी साहब जो है बेसिकली वो इस्लामाबाद में प्रोफेसर हैं, और ये उनका शौक है। बिल्कुल, और आप देखें शौक का कोई मोल नहीं होता, अपनी जान लोग हथेली पे रख देते हैं शौक के मोल। अच्छा, ये और भी इनके साथ इनके दोस्त अदर जो माउंटेनियर्स थे दूसरे, वो सब गए थे, और उसमें से इनके साथ ये वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, एक और वाक़या, ये तो खैर इस वक्त फंसे हुए हैं, और अल्लाह ताला इनकी जो है वो तलाश में जो भी लोग जा रहे हैं उनको कामयाबी दे। टाइटन आबदोस का जो हादसा था उसमें जा बहाक होने वाले जो शहजादा दाऊद हैं और उनकी अहलिया क्रिस्टीन दाऊद, उन्होंने लबकुशाई की और अपने शोहर के मुतालिक बहुत सारी बातें बताई हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सफ़र का इंतज़ाम करने वाली जो कंपनी थी उसने मुसाफिरों को कहा था कि समुंदर की तह तक पहुँचते वक्त बैटरी की जो ताकत है वो बचाने के लिए हेडलाइट्स बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो अच्छा, सही है, हो सकता है ये कोई ऐसा सिस्टम होता हो, ठीक है। इसलिए वो समुद्री मखलूक को पहले ही देख लें भाई, जो मतलब आप एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं तो अगर आपको मखलूक देखनी है पहले से देख लें, मछलियाँ पहले से कहाँ से देख लें। उन्होंने कहा है भाई, कहाँ था उन्होंने, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा, कंपनी ने ये भी कहा था कि मुसाफिर फ़ोन पर अपनी पसंदीदा मौसीकी वगैरह डाउनलोड कर लें ताकि सफ़र के दौरान उसे सुन सकें। और क्रिस्टीन दाऊद ने यह भी कहा कि जिस वक्त हादसा पेश आया था उस वक्त इम्कान है कि सब लोग म्यूज़िक वगैरह सुन रहे थे और समुद्री मखलूक को देख रहे थे। और उन्होंने अपने शौहर के मुतालिक ये बताया कि बहुत ही वो इंक्विजिटिव पर्सनालिटी जो होती है ना, पुरतजस्सुस मिजाज के जो लोग होते हैं वो थे, हाँ। और जब वो सफ़र की तैयारियां कर रहे थे तो किसी जैसे छोटा बच्चा एक पुरजोश होता है, खुश होता है, उस तरह उनकी कैफियत थी। और लेकिन वही बात है कि इंसान को नहीं पता होता कि वो जिस चीज़ के बारे में इतना पुरजोश है, इतना एक्साइटेड है, उसका एंड क्या होगा। तो बहुत वैसे
अफसोसनाक बात हुई ये भी, लेकिन अच्छा उस कंपनी ने दोबारा भी इश्तिहार शुरू कर दिया, बिल्कुल वो दोबारा से है। शुरू हो गई। मैं तो इस पे हैरान हूँ कि कैसे किसी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। और मेरा ख्याल है ये जो विक्टिम्स की फैमिलीज हैं ये अब करेंगी उनके साथ अच्छा खासा, जो ज़रा ये निकल आए अपने शौक से बाहर। नहीं, क्योंकि अगर इनके प्रोसीजर में फ्लॉ था और अगर इसकी जो टेस्ट रन्स थे उसके अंदर प्रॉब्लम सामने आए थे, क्योंकि हमने ये भी खबर दी थी कि इनके ही एक एम्प्लॉय ने ये कहा था कि टेस्ट रन के अंदर प्रॉब्लम्स थे, तो अगर टेस्ट रन में प्रॉब्लम्स थे तो फिर ये दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं? और क्या वो प्रॉब्लम्स दूर कर लिए गए हैं? क्या ये इंश्योर कर लिया गया है कि ये सारी इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं और अब ये चीज़ दोबारा से शुरू की जा सकती है, ये कंपनी दोबारा से लोगों को लेकर जा सकती है समुद्र के अंदर? अगर ये चीज़ हुई है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुई और इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से तो बड़ी वैसे बेहिस है ये कंपनी चलाने वाला जो भी बंदा है। इतने अरसे तो इतना तो 2-4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते तो मॉर्निंग में ही वो लोग वैसे ही निकाल देते हैं। वो तो मतलब इतना तो एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ थी, जो उसने प्रेशर नहीं लिया आपकी वेसल ने और वो फटी गई। लेकिन अब बाकी जो लोग मजीद जिनके लिए इश्तिहार दिया गया है, क्या वो जाने में इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ के बाद? बड़े बड़े हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसानी अकल भी जो है ना वो, अच्छा देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का एक्सपीरियंस सीख लेते हैं, ठीक है, कि उसके साथ ये हुआ तो मैं तो नहीं करूंगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे साथ तो नहीं हुआ ना यार, उनके साथ ये भी था मसला, वो भी था मसला, तो मैं अब गाड़ियों में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन हम सब गाड़ियों में सफर करते हैं, जहाज़ों में क्रैश लैंडिंग्स क्रैश होते हैं तो हम जाते तो हैं जहाज़ों में, मगर ये तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है ना कि ये नेसेसिटी नहीं है। हाँ, ये तो ख्वाहिश है आपकी, आप ज़्यादा पैसे दें आप चले जाएं। लेकिन खैर एनीवे, अब ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। आपको एक और अजीब सी चीज़ ज़रा बताते हैं। इंटेलिजेंस के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त तो नहीं लेकिन बड़ी ही तशवीशनाक खबर सामने आई है 2 ममालिक के हवाले से। हमारी ये स्टोरी जो है वो तुर्की के मुतालिक है, जहां इसराइली जासूसों के बड़े नेटवर्क का सुराग लगा लिया गया है। और तुर्की के खुफिया इदारे हैं MIT इदारा जो है ना वो तुर्की का MIT, उन्होंने ये सुराग लगाया है। और ये 9 नेटवर्क्स हैं बेसिकली जिस पर ये मुश्तमिल है। एक मुनज़्ज़म ग्रोह था जिसमें इसराइल के 56 जासूस शामिल हैं, जासूस जी 56। अच्छा। और इनमें से 7 जासूसों को तो पकड़ लिया गया है खैर, जिन्होंने एतराफ़ भी किया है कि वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। और ये जासूस तुर्की में मौजूद दूसरे ममालिक के शहरियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे थे, और जो वो सिटीजन्स आए होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनके हवाले से भी कुछ जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए वो GPS के ज़रिए उनकी नकलो हरकत पर नज़र रख रहे थे, और साथ साथ उनके जो पासवर्ड्स हैं वो भी हैक कर रहे थे उनकी IDs के। तो इस किस्म की ये कार्रवाइयों में मुलविस थे। और अभी तक ये नहीं पता चल सका कि बाकायदा तौर पर क्या मोसाद जो है वो टर्की में टर्किश गवर्नमेंट या टर्किश जो भी मामलात हैं उनकी कर रहा था, जिसको कहते हैं निगरानी या जासूसी, लेकिन बाकी सिटीजन्स के हवाले से कर ही रहे होंगे जब बाकियों का कर रहे हैं। तो अच्छा, इसराइल का तो मसला यही है ना, अभी भी देखें जनीन में जो हालात है, जिस तरीके से वहाँ पर पुरतशद्दुद वो कार्रवाइयाँ इसराइली फोर्सेस कर रही हैं, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों बूढ़ों बुजुर्गों औरतों को सबको मार रहे हैं। वो 9 लोग अब तक जो है वो शहीद हो चुके हैं उनकी कार्रवाइयों में। और उन्होंने अब ये ऐलान भी कर दिया है कि हम इस कार्रवाई को ख़त्म नहीं करेंगे, ये चलती रहेगी कार्रवाई, हिटाई का मुजाहरा। या पहले तो फिर ज़रा शर्मसार हो जाते थे, तो वो सीज़ फायर टाइप चीज़ हो जाती। सारी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो इनको फंड करते हैं, अब उन्होंने कहा है कि जी आप ये नई कॉलोनीज़ ना बनाएं, तो वो कह रहे हैं हम नई कॉलोनीज़ भी बनाएंगे। बिल्कुल एक हिटाई की मिराज पर पहुंचे हुए, लेकिन सारी दुनिया खामोश चुप है। हाँ, एज इफ वो आप कह देंगे उनको कि तुम ना बनाओ तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, फंडिंग रोके ना भाई, फंडिंग ना करो। अगर आपको इतना ही उस पर वेपन्स का ट्रेड करते हो उनके साथ, सारी इसराइल को जो फोर्स दी हुई है, सारी जो उनकी टेक्नोलॉजी है और जो सारी फंडिंग है, वो तो सारी आती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। इतने बड़ी बड़ी लॉबीज़ काम कर रही हैं अमेरिका में इसराइल के लिए, तो ये सारे लोग जब काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं फिर? अच्छा, ये जो जासूसी वाला नेटवर्क है वो हमारे यहाँ पर भी बहुत है। हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी में कितने ज़ाहिर है बाहर के लोग इन्वॉल्व रहे हैं। वो कौन से वो पकड़े गए थे जो लाशें की थी, कलभूषण तो खैर इंडिया का है, वो रेमंड डेविस जो था ब्लैक वाटर वाला, वो यहाँ पे कोई ठेला लगाने तो नहीं आया ना, कोई बिजनेस मजे की बात है कि एक ज़माने में पेशावर में तो इतने ब्लैक वाटर मतलब होता था, पता नहीं अब सच है नहीं है, लेकिन लोग भी बना देते हैं बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन ब्लैक वाटर की तो बाकायदा तौर पे हकीकत थी। हमारी NGOs बहुत सारी NGOs जो हैं उनके साथ मसाइल हुए, और जाहिर है हमारी एजेंसीज ये बात
बाद में उनको जब पता चली तो उन्होंने फिर कहा कि भाई बंद करो, खत्म करो। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि एनजीओज बंद कर दी, उस पर भी बड़ा एतराज करते थे कि एनजीओज बंद कर दी, और ये वो जो ऑथेंटिक थी वो प्रॉपर एक जो भी उनका एनओसी है उसके साथ काम करें और उसके लिए दोबारा वर्किंग परमिट्स ले लें, अपने अप्रूवल्स ले लें। अगर आपको इतना ही खैरखाही है, जज्बा खैर सगाली है, लोगों को दोबारा कर जज्बा है, आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले भाई। हमारे मुल्क में आकर इस जगह को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं और ये सबको पता है, तो इसीलिए हमारे सामने ये ना कहा जाए कि जी वो लोग बड़े अच्छे लोग और बड़े नेक लोग हैं और वो तो दुनिया में बड़ा अमन चाहते हैं। अमन चाहते तो ये खैर ये ना करते हरकत। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं शंदूर की। शंदूर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक जगह है, और वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन शंदूर जो है वो मकबूल इसलिए है कि वहाँ पर दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर पोलो खेला जाता है। शंदूर में पोलो फेस्टिवल होने वाला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बख्तियार खान साहब जो कि हैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। सरा थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये जो आपका शंदूर पोलो फेस्टिवल है ये कब शुरू हो रहा है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी? थैंक यू सो मच अवैस साहब, मैं आपको मशकूर हूँ और मैं आपके चैनल का मशकूर कि आप लोगों ने टाइम दिया हमारे इस फेस्टिवल को। जिस तरह आप जानते हैं कि ये एक यूनिक फेस्टिवल है और शंदूर पोलो ग्राउंड जो है ये दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। ये 12,200 फीट की बुलंदी पे हैं और यहाँ पे जो पोलो मैच खेले जाते हैं वो मिसाली मैच होते हैं, तारीख़ी मैच होते हैं। ये पहले बार 1936 में ये यहाँ पे खेली गई थी, उसके बाद ये मुसलसल आ रही है। तो यहाँ पे एक तो इस फेस्टिवल में पोलो मैचेस होंगे गिलगित और चतराल की टीमों के दरमियान, जो कि रिवायती हरीफ टीम है जो कि कई सालों से मैचें खेलती है यहाँ पे, और फ्री स्टाइल बोलो होता है वहाँ पे। और इसके अलावा इसको देखने के लिए चतराल से और गिलगित से और पुख्तनख्वा से और पूरे पाकिस्तान से और यहाँ तक कि बहुत सारे गैर मुल्की सयाह आते हैं इसको देखने के लिए। तो एक यूनिक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे एक मेला लगा होता है, खुशियाँ होती है इसमें। अच्छा। पोलो मैचेस के अलावा रिवायती कहानी होती। जी 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 बताएं। तो यहाँ पे इस फेस्टिवल में मैचेस के अलावा रिवायती कहानियाँ होते हैं और रिवायती मौसीकी होती है गिलगित बल्तिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और ख़ासकर चतराल की। तो इस हमारा ये फेस्टिवल 7, 8, 9 जुलाई को हो रहा है चतराल में, शंदूर में। तो हम दावत देते हैं आप सबको कि आप आएँ, जाए करें। तो अच्छा ये बताएं कितने लोग पहुँचते होंगे, आते हैं जो आवाम है, कितने लोग देखने आते हैं, क्या फुटफॉल क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मली 30 से 40 हज़ार तक लोग आते हैं, जिसमें गैर मुल्क के सियाह भी होते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। इसके अलावा चतराल के लोकल जिनका एक लगाव है पोलो मैचेस के साथ वो भी आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो 30-40 हज़ार तक लोग आते हैं हर साल और यहाँ पे इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, और अगर कोई आना चाहे तो उसको ज़रा गाइड करें कि वो किस तरह पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद से किसी ने आना है तो उसके पास क्या रास्ता है, कहाँ रहना होगा उसको, दरमियान में रास्ता कितनी देर का है, और फिर शंदूर में रहने के लिए क्या इंतज़ामात हैं, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, ताकि लोगों को ये भी ज़रा डिटेल पता लग जाए। बिल्कुल जी अवैस साहब, इस तरह की हमारी वेबसाइट पे और हमारा जो एप्लीकेशन पे भी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चतराल तक एक दिन लगता है, शाम तक आप पहुंचेंगे इस्लामाबाद से या पेशावर से जाएंगे तो एक दिन में आपको आप चतराल पहुंच जाएंगे, लोअर चतराल या मैक्सिमम आप बूली तक पहुंच जाएंगे। फिर अगले दिन आप सुबह जब जल्दी रवाना होंगे तो आप 3, 4, 5 बजे तक शंदूर पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन लगते हैं इस्लामाबाद या पेशावर से वहाँ तक पहुँचने में। और वहाँ पे टेंट विलेजेस लगाए गए हैं, टेंट्स लगाए गए हैं और इंतजाम किए गए हैं बहुत सारे।
तो जो भी आना चाहते हैं वो बेशक सरकारी लोग हो या आम सियाह हो तो वो आ सकते हैं, लेकिन जो आम सियाह है उनके लिए हमारे ये सजेशन है कि वो वहाँ पे आएँ तो थ्रू प्रॉपर चैनल आएँ, वो टूर ऑपरेटर के थ्रू आएँ। वहाँ पे हमने जगह दी है टूर ऑपरेटर्स को, उन्हें टेंट्स लगाए हैं, तो बेहतर है कि टूर ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे आएँ। तो टेंट्स वगैरह में प्रॉपरली फैमिलीज वगैरह भी रह लेती हैं आराम से, या सिर्फ जो लड़के और इस किस्म के यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स और जो टूरिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो रह लेते हैं? बिल्कुल जी, फैमिलीज भी आ सकती हैं और यूनिवर्सिटी ग्रुप भी आ सकते हैं, तो ये ओपन है। और हमने वहाँ पे अपनी कोशिश की है कि वाशरूम की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो, खुराक के स्टॉल काफ़ी मौजूद हो काफ़ी मकदार में, तो ये लगे होते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ओके जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बख्तियार खान साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि शंदूर पोलो फेस्टिवल के हवाले से हमें गाइड कर रहे थे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। सर ये एक मरतबा ज़रा फिर हाइट बता दीजिएगा ज़रा, कितनी हाइट है यहाँ पर जो शंदूर का ये जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पर? ये 12,200 फीट की बुलंदी पे हैं, दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। 12,200 फीट की बुलंदी पर है और शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है नाजरीन, और बड़ा दुनिया में ये माना जाता है और हाईएस्ट ग्राउंड है पोलो ग्राउंड दुनिया में। किसी भी मुल्क में इस तरह की जो एक सीनिक आपको खूबसूरती नज़र आएगी, जो यहाँ पर नज़र आएगी, वो कहीं और आपको नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आगे ज़रा बढ़ते हैं, और अब दुनिया का जिक्र हमने किया है तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे ममालिक में। फ़्रांस में अवामी एहतजाज पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में बदल गया है और इन मुज़ाहिरों में शिद्दत एक 17 साला नौजवान की पुलिस फायरिंग से हलाकत के बाद पैदा हुई। 5 रोज़ से ये पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे जारी, 6 रोज़ हो गए बिल्कुल, और फ्रांसीसी हुकूमत के मुताबिक बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस के 45 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। मुज़ाहिरीन अब तक 800 से ज़ायद मकामात को नजर आतिश कर चुके हैं और पुलिस की स्पेशल फोर्स मुख्तलिफ शहरों में गश्त कर रही है, जबकि मुज़ाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और इस किस्म के जो पुरतशद्दुद तरीके होते हैं, स्टेट यूज़ ऑफ फोर्स होता है, वो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत का कहना यह है कि मुज़ाहिरों की शिद्दत में अब कमी आ रही है और फ्रांस में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की एक रवायत जो है वो चली तो आ रही है, ये हम जानते हैं। इस मरतबा ये वजह क्या बनी कि उस शख्स को पुलिस की जानिब से हलाक किया गया और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये तो एक रिएक्शन है, लेकिन वहाँ तक बात आई कैसे, नौबत पहुंची कैसे, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद अहमद साहब, जो कि हमारे नुमाइंदा हैं फ्रांस से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंडर अगर आप दे दें कि ये जो लड़का है ये हलाक हुआ था, तो यहाँ तक किस तरह से बात आई थी, ये क्यों इसको मारा गया था? क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक रेशल और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मुजाहरे हो रहे हैं और इमिग्रेंट्स हैं जो ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये एक फ्री सोसाइटी है, वहाँ पर उन्होंने जुल्म देखा एक लड़के के खिलाफ और वो सारे उठ खड़े हुए। इसमें कोई रेशल या इस्लामिक और रेडिकलाइज्ड किस्म का कोई इमिग्रेंट्स का मामला नहीं है, ये सारे ही वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ये ज़रा ये भी बताइएगा। हमें इसको इस बात से हरगिज नहीं जोड़ना चाहिए कि ये कोई इस्लामिक या इमिग्रेंट्स का कोई मामला है। सीधी सी बात है, नाइजीरिया का लड़का था, 17 साल उसकी उम्र थी। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब पुलिस ने रोका, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो शायद वो डर की वजह से वो घबरा गया और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। असल में जो टर्निंग पॉइंट है सारे हालात का वो ये है, 2017 में एक ऐसा कानून पास किया गया है फ्रांस में जिसमें पुलिस को खुली आज़ादी दी गई है कि वो जब कोई इस तरह का वाकया देखें तो उनको ये इजाज़त है कि वो शूट कर सकते हैं। तो उसके बाद कत्ल के कई वाकयात हुए हैं। 2017 में 29 के करीब जो लोग हैं वो कत्ल हुए हैं पुलिस के हाथों। 20 की बात करें तो गालबन 40 लोग हैं और 22 में 53 जो लोग हैं वो कत्ल हुए हैं पुलिस के हाथों। सो इसको इस तरह से जोड़ देना किसी भी चीज़ के साथ ये शायद मुनासिब नहीं है। असल में ये है कि चूंकि सेकुलर मुल्क है ये, इसीलिए जो मैक्रोन है वो दूसरी मरतबा मुंतखब भी हो गए हैं। एक दूरियां जो है वो रहती हैं, गैर मुल्की जब यहाँ पे आते हैं
वो शायद ये समझते हैं कि हम अपना कल्चर, जो अपनी रवायात हैं, वो भी साथ लेके आए हैं। जो मकामी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम इनको बड़ी सहूलियात दे रहे हैं, हमने इनको घर दिया, हमने इनको जॉब दी, हमने इनको बेहतर ज़िंदगी की जो तमाम सहूलतें हैं वो मुयस्सर की हैं। अब इसके बाद शायद ये हम में जम हो जाएंगे। तो जो जम होने का सिलसिला है वो ताहाल जो है उसमें एक गैप जो है वो है, जो दूरियां हैं वो हैं। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसको फिर मज़ीद फैला दिया जाता है, या उसको जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ रंग हैं, उनको वो अपने अपने अंदाज में देने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। तो ये तो अजीब सी बात है, जम हो जाएंगे भाई। अगर कोई शख्स आ रहा है, हम तो एक फ्री सोसाइटी की बात करते हैं ना, जैसे आपने कहा कि भाई सेक्युलर मुल्क है, तो सेक्युलर मुल्क के अंदर तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डाइवर्सिटी को ही ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर किस बात के सेक्युलर ये हुए। अच्छा, अब ये जो मुजाहरे हुए हैं, इसके हवाले से ये बताएं कि ये इस वक्त मुजाहरे कहाँ कहाँ पर जारी हैं, कितने लोगों की इसके अंदर हलाकत हुई है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 2600 के करीब ऐसे फिगर आ रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 800 ऐसे मकामात हैं जहां पे मुजाहिरीन ने वो जलाओ घिराव किया बड़ी तादाद में। 200 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जहां पे जो है आग लगाई गई। इसके बाद बड़े सख्त बयानात आए हैं सदर की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से कि हम सख्ती से कुचल देंगे इन इस तरह के जो इक़दामात हैं उनको। फिर जो मरने वाले की नानी थी उसने भी अपील की है मुजाहिरीन से कि ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इंसाफ मिलना चाहिए, सबको इंसाफ बराबर है, मगर यह है कि इस तरह के मुजाहिरों से कम अज़ कम मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि मज़ीद जो है इश्तियाल फैल रहा है और लोग जो हैं जो अपने घरों में थे वो सहमे हुए हैं। इस वक्त भी हालांकि जो आखिरी 24 घंटे हैं उनमें मुजाहिरों में बड़ी कमी आई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो अच्छी खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, मगर इसके बावजूद लोगों में एक खौफ है, अब भी एक टेंशन का सा माहौल है, अफसरदगी सी है, और ये जो है ये मुमकिन है कि अगले कई दिनों तक रहे। जी अच्छा, ये भी बताएं कि क्या माजी में हमने कुछ इस किस्म की देखी हैं एग्जांपल्स के जहाँ पर अरबाब इख्तियार या जो भी हुकाम है, जिस तरह पुलिस चीफ या जो महकमे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म की वायलेंस में, पुलिस वायलेंस में, या सुदूर तक भी अगर इस किस्म का मामला पहुंचे तो स्टेप डाउन किया हो किसी ने, इतनी हालात ख़राब हैं अब ज़ाहिर है फ्रांस के, तो क्या उस तरफ सिचुएशन जा सकती है या नहीं? वो हुकूमती मामला टोटली अंडर कंट्रोल है और सारी सपोर्ट अभी भी सदर जो फ्रांस का है उसको है? अभी तमाम जो हालात हैं, मैं ये कहूँ कि मुकम्मल कंट्रोल में हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी 24 घंटों में मुसलसल इसमें जो मुजाहिरों में न सिर्फ वो उनका जोर टूट गया था, बल्कि अब तो बिल्कुल इस वक्त अगर सुबह की मैं बात करूं तो पूरे मुल्क में किसी जगह पे भी कोई मुजाहिरे नहीं हो रहे। शाम के टाइम कुछ मुजाहिरीन निकलते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे कुछ नाराबाजी करके उसके बाद चले जाते हैं, मगर अब वो जो वायलेंस है, जो आग लगाने का सिलसिला है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या हालात जो कोई स्टेप डाउन करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में कोई स्टेप डाउन करेगा। अलबत्ता वो जो पुलिस मैन था, एक नहीं दो लोग, एक तो वो जिसने फायर किया और दूसरा जो उसको साथ था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे यकीनन जो कत्ल के मुकदमात हैं वो होंगे। अब एविडेंस बहुत सारे मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो इनके पास हैं। इसके अलावा जो एक लड़का उसके साथ बैठा हुआ था उसके बयान, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आपने कहा कि वहां पर एक कानून पास हुआ 2017 में है, शायद साहब आपने कहा एक कानून पास हुआ 2017 में जिसमें पुलिस को गोली मारने की इजाजत दे दी गई। तो जब पुलिस को इजाजत दे दी गई कि हाँ भाई मारो गोलियां चलाओ, तो फिर इन दो को गिरफ्तार किस लिए मतलब किस लिए गिरफ्तार किए? ये तो कुछ अजीब सी समझ नहीं आने वाली बात है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इसी पे इन्वेस्टिगेशन होगी ना जी। अब ये तो नहीं कि आप पुलिस किसी भी बंदे को खड़ा करके गोली मार सकती है, ये तो नहीं है। उसकी भी एक रीजन थी। उससे पहले लड़कों ने एक जगह पे एहतजाज हो रहा था तो बहुत सारे लड़कों ने एक पुलिस को मारा था। इसके बाद जरूरत ये महसूस की गई इस तरह का कोई कानून आए। फिर जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे, छुरियां चाकू चलने के, लूट मार के, वो भी बड़ी तादाद में हो रहे थे। अब इस दफा जो मुजाहरे हुए हैं उनमें भी लूट मार के जो मतलब कई जो है शॉपिंग मॉल वो लूट लिए गए हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है पेट्रोल पंपों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो जो सूरत हाल है। तो फिर जो हुकूमतें हैं वो कुछ ना कुछ इक़दाम उठाती रहती हैं। शायद इस दफा इख्तियारात जो है पुलिस को वो ज्यादा दे दिए गए हैं, इतने नहीं होने चाहिए थे। फिर शायद ये भी है कि बहुत ज्यादा बर्डन भी है यहाँ की पुलिस पे। जिस तरह हम पाकिस्तान में तनकीद करते हैं कि 8 घंटों से ज्यादा ड्यूटियां जो है वो ली जा रही हैं, तो अगर मैं ये आपको बताऊं, आप यकीनन हैरान होंगे इस बात पे कि इस महज़ब दुनिया में भी पुलिस बाज़ 8 घंटे से ज्यादा आवर जो है वो काम कर रही है। 10 घंटे या 12 घंटे भी बाद जगहों पे पुलिस को काम करना पड़ रहा है। सो बहुत सारी जो बातें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, थोड़े से टाइम में उनका अहाता करना शायद मुमकिन नहीं होता।
तो ये सूरत हाल जो है इसका भी सामना है यहाँ पे। ठीक है, मैं समझ में आ गई। मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन इस चीज़ की चाह रही थी और नाजरीन को भी समझाना चाह रही थी कि बहुत से लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि भाई जब कानून बन गया था तो फिर गोली मारने की इजाज़त दे दी तो मार दी, तो आप क्यों पकड़ लिया। तो मैं चाह रही थी कि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि हालात अगर बहुत ज़्यादा ऐसी चले जाएँ, ऐसे हो जाएँ कि पुलिस को फोर्स यूज़ करनी पड़े, तो फिर उस सूरत में उनको इजाज़त दी गई है। अदरवाइज़ जो है उस किस्म का मामला नहीं है। और ये बच्चा जो है, लड़का जो भी था, ये कोई वायलेंट नहीं था। तो अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये हम फ्रांस के बारे में तो ये सामने आता है ना जी, सिविलाइज्ड ममालिक हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है, तो उसमें इतने पुरतशद्दुद मुजाहिरों तक बात कैसे पहुंच गई कि लोग वहां पर दुकानें लूट रहे हैं, एटीएम उठा के लेके जा रहे हैं, पेट्रोल बम चला रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ही अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की हम खबरें सुन रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कि फ्रांस में रहते हैं? क्या ये फ्रांसीसी लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, या तमाम लोग शामिल हैं इसमें? जो बहुत सारे तज्ज़िये आ रहे हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये जो गैर मुल्की थे उनकी जवान होने वाली औलादें हैं। अच्छा, अब इस दफ़ा जो मुजाहरे हुए हैं उनमें एक और बात बड़ी खास है कि जो लड़के हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान हैं। अब यहाँ के कवानीन के मुताबिक नरमी भी है कि अंडर 18 एज जो है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन पे आप मुकदमात उस तरह से नहीं कर सकते। लिहाजा गुज़श्ता रोज जो वज़ीर दाखिला है उसने खास तौर पर एक बयान जारी किया है कि वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके वालिदैन को सजा मिलेगी और वो 20,000 यूरो जुर्माना या 2 साल कैद की शक्ल में हो सकती है। बहुत सारे गैर मुल्कियों के जो बच्चे हैं जिन्होंने बाकायदा यहाँ पे तालीम हासिल नहीं की, उनकी तरबियत भी उस तरह से नहीं हुई। बहुत सारे लोग आते हैं वहां से फिक्र मुआश के चक्कर में, यहाँ पे आके अपनी मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं, वालिदैन भी बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते। शायद बहुत सारे वो जो मामलात हैं, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज की, वो जो दूरियां हैं इस मुआशरे में और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वो चाहे पाकिस्तानी हो, उनका ताल्लुक इस्लाम से हो, या वो नाइजीरिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो ऑलरेडी इससे पहले जहाँ पे फ्रांस का कब्जा रहा है वो इनकी कॉलोनी रही है। जी। अच्छा, कहीं कहीं क्या हम ये भी सुन रहे हैं, दुरुस्त सुन रहे हैं कि इमिग्रेशन लॉज के हवाले से भी फ्रांस में अब इन मुजाहिरों के बाद शुरू हो गया है, उनको सख्त कर रहे हैं या उनके बारे में मजीद ऐसे चेक एंड बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आए, हाँ, वो डिस्करेज करें लोगों के आने को। है कुछ इस किस्म का मामला? ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जो लॉज हैं उनमें बाकायदा सख्तियां आ रही हैं। असल में कुछ तो खामियां शायद हमारी तरफ से भी हैं कि हमने बहुत सारी उनकी जो नरमियां हैं उनसे नाजायज फायदे उठाए हैं। जिस तरह हम फैमिलीज को बुलवाते हैं, फर्ज कीजिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने पाकिस्तान से फैमिली बुलवानी है तो मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई का बेटा है मैं उसको भी किस तरीके से शामिल करके बुलवा लूँ। अच्छा, इस तरीके से और बहुत सारे मामलात हैं जहां हमने अपनी मर्जी जो है उसको थोपना शुरू किया और बहुत सारे मामलात में जो उनकी सहूलियात थी उनसे हमने फायदे उठाने शुरू किए। ये तो सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब लोगों को बुलाते हैं, मगर उसके बाद जो इन्हें समझ आती जाएगी ये उन जो है कवानीन उनमें सख्ती करते जाएंगे ताकि कम से कम जो बहुत ज्यादा जो लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ उस तरह कम से कम ना हो। बैंकों के मामलात हैं, वहां पे लोगों ने पैसे लेके उनको वापस नहीं किए। घरों के मामलात हैं, लोग बस खुद किराए देने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरह के जो मामलात हैं उनमें यकीनन वो सख्तियां हैं वो कर रही हैं। तो चले, ये तो आपने कहा कि जो इमिग्रेंट्स थे उनकी औलादें जो मुजाहिरे कर रही हैं, तो जो पेंशन लॉज थे उनके ऊपर कौन मुजाहिरे कर रहे थे? वो भी वायलेंट हो गए थे सारे मुजाहिरे? देखिए, मुख्तलिफ औकात में वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं जो इस वक्त की टिपिकल सूरत हाल है उसके मुतालिक आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले भी ये है कि जो नौजवान हैं यहाँ पे शायद उनमें एक ऐसा, अच्छा अब यहाँ पे जो गुफ्तगू होती है ना बाज़ जब लॉज की बात होती है, अब 18 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ जगह हैं बैठने के लिए। उनके लिए बार्स हैं, उनके लिए क्लब बने हुए हैं, नाइट क्लब हैं जहाँ वो जाके अपना वक्त गुजार लेते हैं। अब वो लोग जिनकी उम्र 15 से ज्यादा है उनको टाइम चाहिए कहीं पे बैठने के लिए, कहीं पे खेलने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए, वो कहाँ जाएं? अब कानून ये कहता है कि उनको आप शराब भी नहीं बेच सकते। 18 साल से कम उम्र बच्चे को जो दुकानदार है वो शराब नहीं दे सकता। इसी तरीके से दीगर जो बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये दाखिल नहीं हो सकते। तो ये हुकूमतें इस मुतल्लिक भी मुतफक्कर हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए। जिस तरह हमारे माशरे के अपने मसाइल हैं, इस तरह इन लोगों के अपने मसाइल हैं। अब 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को अकोमोडेट करना, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो वीकेंड पे खासतौर पे घरों से निकल आते हैं। घरों से निकलने के बाद उनके बैठने की कोई जगह नहीं होती, उनके खेलने की, उनकी जो वो बारों में, डिस्कोज में नहीं जा सकते। वो फिर क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ पार्कों का रुख करते हैं, वहां पे फिर वो ड्रग्स वाले जो है वो भी आ जाते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे जो मामलात हैं वो यहाँ पे इस माशरे में भी हैं। जी
ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ज़ाहिर है हर मुआशरे के अपने मसाइल और मुसीबतें होती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद साहब, बड़ा डिटेल से मैं आपसे गुफ्तगू हुई फ्रांस के मुजाहरों के हवाले से, और हमें यहाँ बैठकर लग रहा होता है कि सारी प्रॉब्लम्स हमारी लिए हैं, सारी दुनिया के मसाइल हमने सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है, हर मुल्क में अपने मसाइल और हर मुल्क में अपने मामलात ऐसे होते हैं। तो वो मसाइल अपने क्रिएट किए हुए भी होते हैं ना। अब आप अगर मिसाल के तौर पर सारी दुनिया को एक ज़माने में आपने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, जो जो जुल्म व सितम की दास्तानें ज़रा कोई भी थोड़ी सी भी अगर हिस्ट्री उठा के पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है, इस पूरे रीजन के साथ। अफ्रीका में क्या किया है इन बड़े बड़े ममालिक ने जो आज ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस बनते हैं, इन्होंने किया क्या था सारी दुनिया में। इन्होंने किस तरीके से स्लेवरी को प्रमोट किया, किस तरीके से ग़ुलाम बनाकर लेकर जाते थे सारी दुनिया, और डेवलपमेंट सारी इनकी इस तरीके से हुई है। आज ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बन गए। तो बदलते हैं ना, वो अपनी गलती कम से कम मानते हैं। मुझे इस चीज़ पर है कि अपनी गलती मान के आगे बढ़ गए, उधर उस सिलसिले में नहीं रहे कि आज भी उठा उठा के हमारे लोगों को आज वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। आज रेमंड डेविस के तरीके से काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। हमारी अपनी तो काम है, बहुत सारे काम ऐसे हैं बहुत सारे जो कि हो रहे हैं उल्टे सीधे। लेकिन वही वो बात आपकी सही है कि हर माशरे के अपने अपने मसाइल हैं। हम ये समझते हैं कि जी हम भी यहाँ पेश हो जाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, हमारे अपने लोग भी पेश हो जाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए। रेमंड डेविस आया तो अकेला तो नहीं नेटवर्क चला रहा था, उसको बहुत सारे लोग हमारे भी मुआवनत कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? डॉलर फेंक रहा था, वो ले रहे थे। तो जब बिकाऊ माल होगा आपकी सोसाइटी में, और वो सोसाइटी में क्यों होगा? वो इसलिए होगा, हाँ, वो इसलिए होगा कि आपकी अपनी मईशत कमज़ोर है। बेटे को बाप घर में नहीं बर्दाश्त करता जो कमाता ना हो। तो हम तो कब से मांगे ही जा रहे हैं, और दुनिया, वो सही बात है वज़ीर आज़म के साथ मैं एग्री करती हूँ कि हम कहीं जाते हैं, कोई भी वज़ीर आज़म हो, हम कहीं जाते हैं तो उनको पता चल जाता है मांगने आया है, भाई मुसीबत आ गई है, मांगने आ गए। तो ये सिलसिला होता है जब तक अपने मेरा कसूर है क्या? मुआशरे का है, मेरा तो नहीं है ना कसूर कि मैं मांगने जाता हूँ, या मैंने कहा है कि मांगो। हुकूमतों के फैसले अपनी मराहत देखें और फिर जो टैक्स लगे हुए वो देखें, फिर उसके बाद उस पर कसूरवार मुझे ठहराएं ना भाई। अपनी मराहतें आपकी ख़त्म नहीं हो रही हैं, मुझ पे आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, और फिर बातें करते हैं कि जी मेरी वजह से मसाइल हैं। तो मसाइल मेरी वजह से नहीं है भाई, गलतियाँ होंगी मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो इकनॉमिक सूरत हाल है, माशी जो मामलात है, ये हुकूमत ने उन्हें कंट्रोल करने होते हैं और उन्होंने चीज़ें देखनी है। मैं नहीं जो है वो इस बार नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम आएंगे और अगर हमें हुकूमत मिलेगी तो महंगाई ख़त्म करेंगे। कल उनका ये बयान चल रहा था इधर उधर सोशल मीडिया पे। और कितना हुकूमत में आएंगे? हुकूमत में ही है वो। अल्लाह करे महंगाई ख़त्म हो। हुकूमत में आएंगे, आमीन। हुकूमत में आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे। हुजूर आप ही की हुकूमत है, आपका भाई वजीर आज़म है मुल्क का। खैर एनीवे, अब क्या ही बातें करनी, और फिर दिल जलता है। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। गाना वाना सुने आप? गाना वाना वक्फा लेते हैं, गाना सुनाते हैं, मैं गाना सुनती हूँ, कुछ पानी वानी पिलाओ साहब। बिल्कुल नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। BRI का नाम आप सबने सुना होगा। BRI इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये जो मंसूबा है ये चीनी सदर शी जिनपिंग के ज़रख़ेज़ तख़य्युल की पैदावार है, और आगाज़ इसका हुआ था 2013 में। 2013 वाज द ईयर। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस मंसूबे का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के आगाज़ को हो गए हैं मुकम्मल आज 10 साल, यानी कि इसकी वो है आज 10th एनिवर्सरी, बिल्कुल 10th एनिवर्सरी। अब सीपेक ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये प्रोजेक्ट गवादर की बंदरगाह को काशगर से जोड़ता है, और इसका जो फोकस है वो एनर्जी पर है, ट्रांसपोर्टेशन, सनती ताउन, इन तमाम चीज़ों पर रहा है। और गुज़िश्ता 10 सालों में सीपेक ने ढेरों कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। उसके हवाले से बातें भी बहुत हुई हैं, मिथ्स भी बहुत सारी हैं बहुत जो कि बस्ट करनी चाहिए। सरमायाकारी भी बहुत ज़्यादा हुई है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई है। और गुज़िश्ता 10 बरसों में सीपेक ने कौन कौन सी अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, अब तक कितनी सरमायाकारी हो चुकी है, और इस प्रोजेक्ट का अब जो मुस्तकबिल है वो क्या है, इस हवाले से हमें बात करनी है। बिल्कुल। पाक चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने मुझे मदू किया। कांग्रेचुलेशंस ऑन माय फेवरेट मॉर्निंग शो। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा दोबारा बोलें सर। ऑन माय फेवरेट मॉर्निंग शो। बढ़ाओ भाई। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू द एंटायर मतलब नेशन ऑफ पाकिस्तान एंड टू चाइनीज के 10 साल पूरे हो गए एक ऐसे प्रोजेक्ट को जिसके हवाले से शुरुआत
ज़रा मुश्किल भी रही, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, समझ में नहीं आता था कि भाई CPEC क्या है, फिर BRI क्या है, वाई डू वी नीड CPEC टू बी अ पार्ट ऑफ BRI, वाई डू वी नीड टू बी पार्ट ऑफ BRI। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि CPEC है क्या एक्चुअली। जी, सबसे पहले तो मुबारक आई थिंक सबको, पूरे पाकिस्तानी कौम को बनती है कि जो मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ में मुआशी सबसे बड़ा मंसूबा जो पाकिस्तान में हुआ है अभी तक, ये 10 साल उसके कामयाबी के साथ पूरे हो गए। और उससे हमने देखा है, और आप लोगों ने कोई विज़िट्स भी किए हैं CPEC प्रोजेक्ट्स के, कि यहाँ जो इतना चेंज आया है उसकी वजह से बिजली के बहरान ख़त्म हो गया। उसकी वजह से जब 2013 में CPEC आया, इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस था पाकिस्तान में। उसके बाद ग्वादर बंदरगाह जो है, अब A380 जहाज़ इस साल लैंड करेगा ग्वादर में, A380 जबरदस्त, जो आपको पता है विच इज़ द बिगेस्ट जेट इन द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ मोटरवेज बन गए हैं। लोग अब, जब मैं छोटा था तो कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कराची से इस्लामाबाद आप गाड़ी में आ सकेंगे। और अगर आएंगे तो वो पता नहीं कितना अर्सा लग जाएगा। बिल्कुल। अब थैंक्स टू CPEC और वो सक्कर मुल्तान मोटरवे वगैरह सारी बन गई हैं, तो अब कराची से, और कोविड में ये शुरू हुआ, लोग जहाज़ अवॉइड करने लग गए, तो कराची से इस्लामाबाद लोग आने लग गए थे बाय रोड, बिकॉज आपकी इंट्रा पाकिस्तान कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान में बहुत तरक्की आई है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को मिली है। मैंने देखा है हमारे इंजीनियर्स जो बहुत सारे बाहर जाया करते थे, दुबई जाया करते थे, मलेशिया जाया करते थे, वो अब अगर आप इन कारखानों में जाएं, पोर्ट कासिम पावर प्लांट वगैरह में जाएं, तो वहाँ उनके हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो इन बड़े बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को चला रहे हैं। तो CPEC, आपने शिफा पूछा क्या है, CPEC फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो प्रेसिडेंट शी ने 2013 में कज़ाकिस्तान में लॉन्च किया, अनाउंस किया उन्होंने एक तकरीब में, एक यूनिवर्सिटी में। और उस 6 कॉरिडोर्स जो हैं मुख्तलिफ, चाइना यूरेशिया कॉरिडोर है, चाइना सेंट्रल एशिया कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार कॉरिडोर है, तो CPEC जो है उसे फ्लैगशिप करार दिया गया इन 6 कॉरिडोर में से। उसकी क्या वजह है? वो ये बहुत अहम सवाल है जी कि बाय पाकिस्तान हमें क्यों, हमारा क्यों इंतखाब क्यों किया, हम भी पड़े हैं राहों में। ठीक है, हमारी दोस्ती वो डीपर देन द ओशन, डीपर और स्वीटर देन नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों, रीजन क्या है? देखें जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक, उन्हें जरूरत थी रिलायबल पार्टनर की, और एक उन्हें जरूरत थी टाइम टेस्टेड जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, ठीक है, और तीसरा जिसका पॉलिटिकल सपोर्ट हो, क्योंकि ये प्रेसिडेंट शी का सिग्नेचर मंसूबा था इंटरनेशनली, क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट तो नहीं है जी, इट्स आल्सो अ फॉरेन पॉलिसी प्रोजेक्ट, बिकॉज आपको जाहिर है इनविटेबली आप कंपेयर करते हैं वैस भाई कि दिस इज हार्ड पावर कुछ जगहों पे इस्तेमाल हुई है दुनिया में, और यहाँ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल हो रही है, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट आप चाहें या ना चाहें वो हो ही जाता है। तो उसमें पाकिस्तान का उन्होंने इंतखाब इसलिए किया कि पाकिस्तान की और चाइना की एक हिस्टोरिकल टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो है, कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस रहा है जो भी सरकार या हुकूमत में हो कि चाइना को हम सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक इसलिए ड्यू टू आवर हिस्ट्री एंड ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान वाज डिसाइडेड एंड चोजन। बट मैं समझता हूँ कि आई होप कि हम इस इंतखाब को हम बरकरार रख सकते हैं। अल्लाह करे, ये असली चीज है, टू मेंटेन। वो तो आ गया है आपके झोली में, बट आप उसे मेंटेन कैसे रखते हैं और कॉन्फिडेंस कैसे प्रिजर्व ऐसी क्या रुकावटें हैं जो कि हम इस यूं कहिए कि इन 1-2 सालों में देख रहे हैं, या अभी कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि रुकी हुई हैं या अटकी हुई हैं, या ये काम बिल्कुल स्मूथली हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती रहती है कि जिसमें हमें लगता है कि जी ये मामला जो है वो ज़रा रुक गया है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस पे काम कम कराया फलां। अब प्रॉब्लम एक ये भी है कि वहाँ से तो प्रेसिडेंट शी ने उसको इंसेप्शन उसकी की, सोचा, विजुअलाइज उसको किया, और फिर उसके बाद शुरू किया, तो तब तक शी ही है, प्रेसिडेंट शी है, या तो शी के साथ सब कुछ ABCD सब कुछ हो गया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर नहीं है, यहाँ पर बहुत है। इसके अलावा कौन से रीजंस हैं जो इसमें रुकावट पैदा करते हैं? आपने जो सियासी तसलसल की बात की है ये बहुत अहम है। उसके अलावा 2 और चीज़ें मैं समझता हूँ। एक है कि बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और चाइनीज़ के लिए वो बहुत अहम है, प्री रिक्विजिट है। जहाँ बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, इन्वेस्टर जितना मर्जी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हों वो उसे रिकंसिडर करेंगे। एंड सेकेंडली है फास्ट ट्रैक 1 विंडो सोल्यूशन फॉर इन्वेस्टर्स।
और जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने ये जो एक बनाई है बॉडी, मैं समझता हूँ कि ये एक टाइमली इनिशिएटिव है और इसे हमें वेलकम करना चाहिए। अगर ये उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पे उतर सकेंगे तो, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत लुक्स ग्रेट। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी कंटिन्यूटी, सिक्योरिटी एंड वन विंडो के जहाँ फ्रॉम पिलर टू पोस्ट उन्हें ना भागना पड़े और नॉक ना करना हो डोर्स पे, एक जगह पे जाएं और वैसा आपके पास वो जाएं, आप हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट सेल में, इट्स डन। प्रोविंशियल एनओसीज अलग, देखिए हमने जब अभी एनडीयू किया मैंने लास्ट ईयर, तो हमें बताया गया कि 62 एनओसीज चाहिए होते हैं एक इन्वेस्टर को। 62 एनओसीज, लेफ्ट राइट प्रोविंशियल फेडरल देन इंटीरियर वगैरह वगैरह। तो आप सोचें कि वो इन्वेस्टर जैसे आप 62 एनओसीज, और वो एक टाइम पे नहीं, ओवर द कोर्स लाना डमकाना जहाज इधर उधर भाग दौड़ के, वो कितने रेजिलिएंट होंगे वो, या उनमें कितना अकीदा और अतमाद होगा कि वो यहाँ रह जाते हैं। हम रेजिलिएंट है तो हम चाहते हैं दूसरे भी रेजिलिएंट, हम दूसरों को भी रेजिलिएंट बना रहे हैं। ये ट्रेनिंग है। तो मैं समझता हूँ कि हम ज्यादा उसमें, हाँ लेकिन अब आ जाते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए लोगों के लिए कि भाई सीपेक है क्या। अब आते हैं उस, क्योंकि ज़ाहिर है 10 साल गुजरे हैं, 10 सालों में सीपेक के कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में शुरू हुए, काम शुरू हुआ, बन गए और वी कैन अब सी कि भाई ये सीपेक के थ्रू लगा हुआ प्रोजेक्ट है जी, उसके हम फायदे उठा रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे डैम्स हो, जो भी हो बताएं सारे। जी जी जी, जितने एज मेनी एज पॉसिबल। ठीक है जी, आपको मैं आप तैयार नहीं, बड़ी लंबी गिनती हो जाएगी। देखिए जी, सबसे पहले तो अगर आप कराची, क्योंकि आप कराची के हैं वैसा, तो वहाँ पोर्ट कासिम पे बहुत बड़ा एक कारखाना लगा हुआ है, पोर्ट कासिम पावर प्लांट, पावर चाइना ने लगाया, जिसमें कतरीज भी हैं इन्वॉल्व, जॉइंट वेंचर है। ठीक है। और ये है 1320 मेगावाट। ओके। और उसमें कभी प्लान बनाएंगे, विल गो, इट्स लाइक अ मिनी सिटी, इतना बड़ा है, क्योंकि 2 660 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, 1320 मेगावाट के, और ये हमारे नेशनल ग्रिड पर बिजली पैदा कर रहा है। और ये है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है कि जो कोल जिस पे वो हो रहा है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एडवांस्ड। फिर उसके साथ है जिसमें हमारी पाकिस्तान की कंपनी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, एंग्रो ने पावर प्लांट लगाया हुआ है थर में, जिसमें सिंध गवर्नमेंट इज अ जॉइंट वेंचर पार्टनर, एंग्रो इज देयर, बहुत ही जबरदस्त, एंड उसमें चाइनीज भी हैं, तो इट्स अ ट्राइलैटरल प्रोजेक्ट, एंड वो हमारे लोकल कोल पे है। और आपको पता है सीपेक से पहले, ये बड़ा अहम एक पॉइंट है, हम सारे बात करते थे कि जी थर में जी डेड कोल है, हाँ। बड़ी ये एक नैरेटिव था जी जी जी, वो बिल्कुल डेड है, डेजर्ट है, वहाँ कुछ भी नहीं, सिर्फ बिच्छू है वहाँ। आज वहाँ प्रोजेक्ट से बिजली बन रही है बिजली, और नेशनल ग्रिड पे जा रही है। और 2 प्रोजेक्ट्स लगे हैं तो थर में, और तीसरा वहाँ अभी लगने जा रहा है। तो उसके अलावा फिर डैम्स में आपने शिफा का, तो करोट हाइड्रो पावर प्लांट है बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी सॉवरेंटी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी को रिट्रीट और एम्फसाइज करती है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा कहा कि आज़ाद कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन चाइना ने तस्लीम किया पाकिस्तान की पोजीशन, हमारे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं जाके, तो उससे एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है जियोपॉलिटिकली भी और वहाँ इकोनॉमिकली भी, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा रन ऑफ द रिवर है। तो करोट हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ लगा है, जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बैंक ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना 3 गॉर्जेस इज़ द लीडिंग इन्वेस्टर, और सिल्क रोड फंड है चाइना का, जिसने 15% इक्विटी उसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये क्लीन प्रोजेक्ट है, इट्स अ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, और उन्होंने लोकल कम्युनिटी के लिए भी वहाँ बहुत काम किया है। और साथ ही फिर उसके अलावा जिम्पीर में, थटा में, देयर आर लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, विंड के बहुत से पावर प्लांट हैं। फिर भाकर में वो हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट है, कायद आज़म सोलर पावर पार्क। फिर आपने देखा है लाहौर में ऑरेंज लाइन है, जिसमें आप वाईफाई भी है, उसमें AC भी है, और आप एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। फिर आपने ये देखा है कि KPK में भी हैं प्रोजेक्ट्स, रशियाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपेक की इज नेक्स्ट टू नौशेरा, मोटरवे पे आती है, बहुत बड़ा है। और उसके साथ सुकी कनारी है जो मनसेरा में है हाइड्रो पावर प्लांट। तो सक्कर टू मुल्तान मोटरवे है जो कराची इस्लामाबाद और कराची लाहौर को भी अब कनेक्ट कर रही है।
तो इट हैज़ देयर इज अ बुके एंड देन ग्वादर आप जा चुके हैं। ग्वादर इज जो पहले देखिए लोग कहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कॉन्ट्रास्ट कि प्री एंड पोस्ट उससे नजर आ जाता है कि क्या है कि 2013 से पहले वहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था। हमें ही नहीं पता था जी ग्वादर का, कोई नहीं जाता था ग्वादर। बिल्कुल। उसके बाद अब हम लोग लोकल्स इन पाकिस्तान आउटसाइड ऑफ बलोचिस्तान को ने डिस्कवर किया जी ग्वादर भी कोई जगह इन्वेस्टमेंट होना शुरू इन्वेस्टमेंट होने लग गई है। एंड जाहिर है थोड़ी उस रफ्तार पे नहीं हुई जिस तरह हमने होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है हमारे कैपेसिटी इश्यूज हैं, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, और बलोचिस्तान में बाकी इश्यूज। चाइनीज जो हैं इन्होंने कैसे डील किया हमारे इस रेड टेपिज्म से और ये जो 62 जो है, ये चाइनीज जानते हैं और अल्लाह ताला जानते हैं। फाइनेंशियल इशू फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन थी उनके हवाले से भी फिर वो आईसीबीसी यहाँ पर आया था और उन्होंने काम शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना भी आया है जी, बैंक ऑफ चाइना, बिल्कुल। तो वो बहुत सारे आकर उन्होंने काम किए, तो दे फाइंड देयर वेज। दे फाइंड देयर वेज जी। मैं गया 2016 में, जब एक हमने पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने और पाकिस्तान नेवी ने और चाइनीज ने। तो वहाँ मैं जब गया ग्वादर में, तो वहाँ एक चाइनीज़ खातून थी, उनका नाम था दान दान, चाइनीज़ नेम। शी वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसे कहा कि यू स्टडी फ्रॉम कैम्ब्रिज, वेरी इंटेलिजेंट। एंड कहती है मैं इधर रह रही हूँ। मैंने कहा किधर रह रही हूँ? उस वक्त ग्वादर में बहुत कम उन्होंने डेवलपमेंट की थी। अपने लिए उन्होंने छोटी सी झोंपड़ी चाइनीज़ ने बनाई हुई थी। अच्छा। जो जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते थे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और वहाँ एक कैफेटेरिया था और कुछ कमरे थे, और कहते हैं हम यहाँ से काम हमने शुरू कर दिया। तो मैंने कहा आप यहाँ तो यू कांट, देयर इज नथिंग। बिल्कुल। आप हाउ डू यू, काम के अलावा हाउ डू यू सर्वाइव? मैंने कहा ये हम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़ी कुर्बानी दे के काम वहाँ किया है। लॉट ऑफ पाकिस्तानीज मे बी नॉट उस जमाने में ग्वादर में इसी हाल में रह रहे थे। उस हाल में। हाँ। अच्छा, एक आपने जो बात की थी छोटी सी मैं वो बीच में, कि आपने कहा कि भाई एक तरफ देखें सॉफ्ट पावर और एक तरफ हार्ड पावर, इन दोनों का एक मुकाबला है। हम दोनों को एक डेलिकेट बैलेंस बरकरार रखना, हमें इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस। मतलब आज ही वो निकी हेली का बयान जो है वो कि चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1, तो अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना है भाई, कैसे उस बैलेंस को लेकर चल रहे हैं, और स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड कि हम सब जानते हैं कि जो सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है वो चाइना वाली ही है और उसका हमें इकोनॉमिक फायदा नजर भी आ रहा है जी। हाउ टू स्ट्राइक दैट बैलेंस, ये बड़ा मुश्किल मामला है जी। नहीं देखिए, वो उनके बयान तो हर रोज कोई ना कोई आते हैं। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि हमारे इंटरेस्ट में कौन से मंसूबे हैं और कौन से ताल्लुकात हैं जो विच केटर टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल, जाहिर है हमने तो कोई लड़ना तो है नहीं किसी के साथ, हमने सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने, लेकिन हमें उनके साथ परस्यू करनी चाहिए रिलेशनशिप्स जो एम्पावर हमें इकोनॉमिकली कर सके। हमारा मेजर इशू देख लें, इकोनॉमिक है। वी डोंट नीड एंड वी डोंट हैव एपेटाइट फॉर पिकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नाउ। बिल्कुल, इकोनॉमिकली हमें कौन एम्पावर करेगा? फिलहाल दैट्स बिन चाइना। लेकिन अगर कोई और मुल्क कहता है कि जी हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, आपको हम फाइनेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके साथ कोई करेंगे, तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए एंड वी शुड बी ओपन टू दैट। बट राइट नाउ हमारा जो कोर इंटरेस्ट है मुल्क का, और हमारी इतना बड़ा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यूथ का, 65% हमारा अंडर 35 है जी, एंड दे नीड एम्प्लॉयमेंट। कब तक आप जाएं दुबई, यूएई की एम्बेसी, तो वहाँ इतनी लंबी कतार होती है, अल्लाह माफ करे कि वो एवरीवन वांट्स टू गो। तो जब तक ये हमारी इकोनॉमी इन लोगों को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी, उस वक्त तक हमारा जो इशू है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं एड्रेस होगा। तो मैं समझता हूँ फिलहाल तो एक ही मुल्क है जिसने बहुत बड़े लेवल पे एक बिग स्केल पे इन्वेस्ट किया हुआ है पाकिस्तान में, जिसके $30 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गए, एंड इट्स अ टोटल ऑफ $62 बिलियन जो 2030 तक का ये प्रोजेक्ट है सीपैक का। तो फिलहाल तो मैं समझता हूँ चाइना हमारा जो है इज आवर लाइफ लाइन, स्वीटर देन द हनी, स्वीटर देन बेर का आपका जो शायद उससे ज्यादा स्वीट है। बिल्कुल सही है। अच्छा, 2030 की जो डेडलाइन है उसमें हम उस तक हमने क्या अचीव करना है? कुछ हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स हैं? उसमें जी मेजरली अभी इंडस्ट्रियल जोन्स पे आई थिंक काम काफी रहता है कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स 3 है ना जी, एक रशिया कई में, फिर है धबेजी एंड इन सिंध, एंड देन द थर्ड वन इज अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल पार्क जो M2 पे आता है फैसलाबाद में। अच्छा, क्विकली, ML1 भी सीपैक का हिस्सा है अब या नहीं? ML1 बिल्कुल हिस्सा है, जो रेल प्रोजेक्ट, और ये शिफा दिस विल बी द बिगेस्ट रेल प्रोजेक्ट एंड द बिगेस्ट सीपैक प्रोजेक्ट इन आवर हिस्ट्री। 6.8 से $9.2 बिलियन के दरमियान इसकी कॉस्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है,
जो शिनजियांग को ग्वादर के साथ कनेक्ट कर देगा। इट्स ह्यूज। और आप देखें कि कनेक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी कि आप ग्वादर से बैठेंगे आप चाइना में हाँ। सो दिस इज द स्केल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रीजन, कैसे कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और इसी के हवाले से मजीद भी आगे हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। सीपेक को याद रखेंगे। आज इस साल तो वैसे ही हम उसकी 10 सालगिरह मना रहे हैं सीपेक की, और इसके हवाले से मिथ्स भी बढ़ी हैं। बलूचिस्तान के लोग खास तौर पर जहाँ पर इसका हब है और जहाँ पर गवादर का आगाज़ हुआ, जहाँ से सीपेक के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ, वहाँ के लोग कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते सीपेक के हवाले से अक्सर, जिससे भी आप बात करें। उसकी वजह क्या है वो भी आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा साहब से हम जानेंगे, पूछेंगे, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, आपने वक्त बहुत शुक्रिया जी। और वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे। हाँ, और कुछ लोग खुश फहमियों में भी लगते हैं कितने प्यारे। ऐसी खुश फहमियाँ पाली हुई हैं आपने भी। अंधलीब फिल्म थी जी ये, ज़बरदस्त। इसका गीत अहमद रुश्दी और नूरजहां की आवाज़ में ये गाया गया था, और ये उस वक्त भी बड़ा मकबूल था और आज भी बड़ा मकबूल है, और ये मिसालों में पेश किया जाता है। बिल्कुल, इस्तारे बन गए हैं इसके भी। कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे। अच्छा, रूट का वर्ड जो है वो हम बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। रूठना नहीं, हम मनाना तो फिर भी इस्तेमाल मनाना इस्तेमाल हो जाता है, रूठना इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं नाराज हो गया भाई, खफा हो गया। खफा भी कम इस्तेमाल होता है। रूठना भी और खफा होना भी ये कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नाराज़ का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छा है। रूठे हो तुमको कैसे मनाओ, ये वाला भी एक गाना है। तो बहुत सारे इस तरह के गाने हैं। और अश्क इन्होंने कहा, हाँ, अश्क भी बड़ा प्यारा वर्ड है। अश्क, तस्वे बहाना, मगर आंसू ज्यादा इस्तेमाल होता है आमतौर पर, और तस्वे तो फिर सासें या बहुएं एक दूसरे को ये जुमला और लफ्ज जो है इस्तेमाल करती हैं, अक्सर करती हैं। ये कोई नया नहीं है, ये तस्वे बहाना, मगरमच्छ के आंसू। मैडम ने बड़ा खूब गाया और बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल हुए जी। हम आपके सामने लाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, उर्दू सिखा के ही छोड़ेंगे गानों से हम आपको। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, और आज की जो सबसे बड़ी खबर अभी थोड़ी ही देर पहले आपके सामने आई है। इंटर बैंक में डॉलर का रेट जो है वो कम हो गया है। कुछ जगहों पर 11 रुपये 99 पैसे और कुछ जगहों पर 12 रुपये 62 पैसे जो है ये कमी वाक़ हुई है। और ये हुआ क्यों है? बुनियादी तौर पर हुआ इसलिए, बिल्कुल स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है, और ईद के बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट भी जब खुली तो उसमें 2200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और जैसा कि अभी आपने बताया कि डॉलर का रेट जो है वो भी तेज़ी से नीचे आया है। बिल्कुल, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहरकियानी साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर एंड स्पेशल कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकोनॉमी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल आपका? खैरियत से जी? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब मुआहिदा तो हो गया हमारा, बहुत अच्छी बात है। चंद दिनों में चीज़ें सारी फाइनलाइज भी हो जाएंगी। अब बहुत सारा एक मतलब मिला जुला सा रुझान चल रहा है। इसको हम अच्छी न्यूज़ कहें या बुरी न्यूज़ कहें कौम के लिए, आप इसको किस तरह देखेंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी वैसे एक स्टेटमेंट इस किस्म की दी है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा खुशी की बात नहीं है अगर हमें कर्ज मिल रहा है तो आप ज़्यादा खुश ना हो इस पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, यकीनन एक बहुत खुशाइन ख़बर थी। आपने देखा कि पिछला जो जुमे का दिन था जी, उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ख़ुद ये ऐलान किया कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF के साथ हो गई है जी। 3 अरब डॉलर की 9 माह की मुद्दत की ये अरेंजमेंट है। और यकीनन जो हमारा एक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर का एक इशू है, जिस तरह कि आप जानते हैं पिछले साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस टाइम पे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी लो थे, और साथ ही साथ जाते जाते उनने IMF के साथ मुआहिदा भी तोड़ दिया, ये जानते हुए कि IMF के बगैर हम नहीं आगे उस स्टेज पे मीशत चल सकती। क्योंकि अगर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बेहतर हो गए होते तो अलग बात होती, मगर आप IMF प्रोग्राम में हो, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी लो हों, तो फिर उस सूरत हाल में IMF का प्रोग्राम जानबूझ कर तोड़ना, जब पता हो कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और हमारे पास डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, जिसको डिफ़ॉल्ट भी कहा जाता है, तो उस सिचुएशन में हमने IMF का प्रोग्राम बहाल भी किया।
और साथ ही साथ पिछले एक साल में हमने कोशिश की, डिफ़ॉल्ट भी अवर्ट किया, सैलाब मुतासरीन की भी मदद की, कमज़ोर तबकात की जितनी मदद कर सकते हैं वो भी की। तो अब यकीनन हमारी कोशिश थी कि 9th रिव्यू का एक अमल काफ़ी माह से ताख़ीर का शिकार था और हम चाह रहे थे ये मुकम्मल हो, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में होते हुए जब इस तरह की फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स की पोजीशन हो तो एक आसानी ये होती है कि IMF से जो रकम आती है ख़ुद उसके अलावा मज़ीद जो इनफ्लोज़ होती हैं दूसरे इदारों से या कमर्शियल बोरिंग जो होती है वो आसान हो जाती है। तो यकीनन ये खुशाइन बात है और आपने देखा कि ये हमें 9 माह के लिए अब ये $3 अरब मिलेंगे और इसके नतीजे में हम एक्सपेक्ट करें कि और भी इनफ्लोज हमारे दोस्त ममालिक से जो हैं वो भी हमारे लिए अब आसान हो जाएंगी। वर्ल्ड बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उससे, जनीवा के हमारे कुछ प्लेजेस हैं। तो इस तरह दीगर हम अब मज़ीद इनफ्लोज डॉलर्स की हम अगले जुलाई के महीने के अंदर भी एक्सपेक्ट करें। IMF का जो अभी जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है उसकी फ़ाइनल अप्रूवल के लिए IMF की बोर्ड मीटिंग 12 जुलाई को एक्सपेक्टेड है, जो कि एक मोडालिटी है, मगर उसके नतीजे में फिर IMF से भी पहली जो रकम है $1.1 अरब की वो आ जाएगी। तो देखिए ये यकीनन इससे सेंटिमेंट बेहतर हुआ है और आपने देखा है गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तारीख़ का मेरे ख़्याल से जी सबसे जो हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है KSE 100 इंडेक्स में हमने देखा है 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और यकीनन ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे जिस तरह के आपने कहा और अच्छा किया, ये तो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, लेकिन जो बाकी खबरें आ रही हैं सर उसके ऊपर ज़रा एक कन्फ्यूजन है कि जो महंगाई है वो अब इससे कितनी बढ़ेगी, क्योंकि बिजली की कीमतें बढ़नी हैं, हमारे पास एनर्जी कॉस्ट में इंक्रीज़ होगा, हमारी जो महंगाई की शरह है वो वैसे ही 38% पर तो 40% तक तो पहुंच ही गई थी, तो अब इसमें कितना इजाफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं देखिए, हम इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं और हमने हमारी हुकूमत की प्रोजेक्शन भी इस साल यही है कि महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी। यकीनन कुछ फ़ैसले लेने पड़े हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर जो आम हालात में हुकूमत नहीं लेना चाहती, जिसमें कुछ इजाफी टैक्सेस भी आपने देखा कि बजट के अख्ताम में हमने लिए, मगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लिए कि ये IMF का प्रोग्राम हमारे लिए ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। मगर आपने महंगाई के हवाले से जो बात की, आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी, जो मंथली CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट है वो भी निकली है और उसमें जो आपने जिक्र किया कि यकीनन मई के माह में तो 38% महंगाई की शरह थी, मगर जून के महीने में वो गिर के 29% तक आ गई है और ये खुशाइन बात है कि आहिस्ता आहिस्ता यकीनन ये भी सतह ऊंची है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये भी कोई ऐसी सतह है जिसके ऊपर महंगाई की शरह रहनी चाहिए। डीजल 8 रुपये बढ़ गया जिस दिन आपने IMF से मायदा किया, तो ये तो और बढ़ेगा ना अब? नहीं देखिए, ज़रूरी नहीं है। आप, मुझे पता है आप जो बात कर रहे हैं कि बिजली के नरखों में जो वज़ीर ख़जाना साहब ने जिक्र किया वो तो उस पे तो इफ़ेक्ट आ सकता है, मगर हम ओवरऑल आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने देखा है कि एक तो बहुत सारा असर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी रहता है जी। तो एक वजह पिछले एक साल में महंगाई की ये भी रही है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा क्राइसिस रहा, जिस वजह से हमने इंपोर्ट्स भी कर्टेल की और हमें इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे। तो उसके नतीजे में यकीनन डॉलर के जो रेट था वो भी बढ़ा था, उसका भी इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ सैलाब की वजह से जो आपकी फ्लड क्रॉप्स इफेक्ट हुई उसका भी एक असर रहा खाने की अशिया में। तो देखिए दीगर फैक्टर्स होते हैं। ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे अगले चंद माह में आप देखेंगे कि महंगाई की शरह में ओवरऑल कमी आएगी। और ओवरऑल देखिए जब मईशत का पहिया चलेगा, जब आपकी ये अभी इंपोर्ट्स भी हमारी, लेकिन सर माफिया से भी डील करना होता है आप लोगों को। करेगी जब मार्केट में प्रोडक्शन तो कम कर सकती है कोई ऐसा इकदाम करके, लेकिन हुकूमत तो इकदामात करके महंगाई का रेट, बिजली के नर्ख या पेट्रोल की कीमत या डॉलर का रेट, इसको किसी न किसी हद तक मैनेज करके कोई ऐसे इकदामात करके इनके रेट कम किए जा सकते हैं। लेकिन जो आवाम में मार्केट्स में महंगाई है, मिसाल के तौर पे अशिया खुरोनोश, ट्रांसपोर्ट की कीमतें, ये तो कभी हमने नहीं देखा कि ये एक दफ़ा बढ़ जाएं तो इनको फिर नीचे लाया जा सकता है। अब कल की मैं आपको मिसाल देती हूँ कि कल खैर तो बैंक हॉलीडे था कल, लेकिन जब डॉलर के और पाउंड के रेट कल कम आए, नीचे हुए, तो मार्केट से डॉलर और पाउंड गायब हो गए। अब जो आपको ऑफर कर रहा था, ऐसा नहीं था कि उनके पास डॉलर या पाउंड थे नहीं, कल उन्होंने ये कहा कि हम महंगे रेट पे देंगे, अगर आपने लेना है तो आप ले लें, सस्ते वाले पे हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। हमने कहा भाई जो रेट चल रहा है, और ओपन मार्केट में उसका रेट जो था वो 270, और इसी तरह पाउंड का भी इसी तरह था, बड़ा कम, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। तो ये माफिया से कैसे हैंडल करेंगे फिर आप लोग?
जी देखिए, आप देखेंगे आगे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब मज़ीद बेहतरी आएगी और ये जब फ़्लो मार्केट में आएगी तो देखिए फिर ये इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी वैसे भी मुश्किल हो जाती है जब मुख्तलिफ डीलर्स के पास अवेलेबिलिटी हो करेंसी की, तो नो वन वांट्स टू लूज़ आउट ऑन बिज़नेस। मगर देखिए मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि सिर्फ इस मार्केट में नहीं, दीगर मार्केट्स में, खाने की अशिया की मार्केट्स में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस मुल्क में एक हकीकत है, स्मगलिंग इस मुल्क में हकीकत है, तो उसके ऊपर यकीनन वफाकी हुकूमत भी काम करती है और बिलखुसूस खाने की अशिया में तो ये ज़िम्मेदारी प्राइमरीली सूबाई हुकूमतों पे आती है, चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ होती हैं ज़िलाई सतह पे, डिस्ट्रिक्ट डीसीज़ उनको हेड करते हैं, तो ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी भी होती है जो वफाक की हुकूमत की होती है, उसमें वो सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करती है। तो यकीनन हमें ये साथ साथ अमल करना होगा। जिस तरह कि आप जानती हैं कि इस दफ़ा हमारी वीट की जो है वो एक बम्पर क्रॉप आई है, रिकॉर्ड क्रॉप आई है, तो उसके नतीजे में आटे की कीमत में कमी आई थी, मगर साथ ही साथ ये चैलेंज था कि आटा मुल्क से बाहर स्मगल भी हो रहा था। और कुछ तो मैं अपने ज़िले में, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा खबर रखता हूँ, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये चंद ट्रक्स पकड़े भी गए थे, पुलिस ने पकड़े थे जो स्मगलिंग के ट्रक्स थे। तो यकीनन ये हमारे चैलेंजेस हैं, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा कि ओवरऑल हमारी मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी हों कि इस मुल्क के अंदर आपको पता हो कि खाने की अशिया की सप्लाई मुकम्मल है, प्रोडक्शन ठीक हो रही है, इंपोर्ट्स जो हो रही हैं वो मुनासिब रेट्स पे हों, फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारी करेंसी जो है वो एक मुनासिब सतह पे स्टेबल रहेगी तो उससे का भी यकीनन एक असर होता है। मगर साथ ही साथ हमें यकीनी तौर पे एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, देखना होगा कि कहाँ पे एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है जो कि चंद लोग कार्टेलाइजेशन की वजह से माफिया बना के कर रहे हैं। तो आई टोटली एग्री, ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ इसके लिए आपको का जैसे ही मायदा हुआ, मुझ पर तो आप लोगों ने टैक्स लगा दिया, इनकम, मैं ये मुझ इधर पे ही आ आपने रही लगा दिया बड़े जबरदस्त किस्म के टैक्स। एक तो था मेरी इनकम के ऊपर आपने इनकम टैक्स के अलावा पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा दिए, और आप लोग खुद जो है वो ना ज़राई टैक्स दे रहे हैं, ना ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने का आपने कभी मंसूबा बनाया, ना कभी सोचा है, क्योंकि आप सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब यही काम कर रहे होते हैं, और फिर मराहतें आप लोगों ने लेनी सारी होती हैं। तो अपनी तरफ कुछ नहीं कर रहे, सारा जूस मेरा क्यों निकाल रहे हैं, और टैक्स नेट को भी नहीं बढ़ा रहे। नहीं देखिए, दो चीज़ें, एक तो टैक्स नेट बड़ा है जी, मेरे ख्याल से 12 लाख का फिगर कल वज़ीर ख़ज़ाना साहब ख़ुद भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे। दूसरी बात देखिए, यकीनन हुकूमत नहीं चाहती है, उसकी कोशिश होती है कि जो सैलरीड क्लास है, जो आम तौर पे एक लॉ अबाइडिंग और टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं हमारे, उनके ऊपर मज़ीद बोझ ना बढ़ाया जाए। और इस दफ़ा भी आपने देखा कि जो 9 मई को जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसके अंदर कोई भी इजाफा नहीं किया गया था। पिछले साल भी बहुत ही मुश्किल पे क्यों नहीं आता? नहीं, मुझे अगर आप इजाज़त दें, मुझे इजाज़त, मैं उसी आपका, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो उस चीज़ की तरफ दोनों चीज़ें एड्रेस करूँगा। देखिए 9 मई को जो 9 जून को जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसके अंदर हमारा कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था। पिछले साल भी आपको याद होगा कि हमने मुश्किल तरीन हालात में भी कोशिश की थी कि जिस सैलरी क्लास को, मिडिल इनकम को उसमें प्रोटेक्ट करें, बल्कि कुछ स्लैब्स के ऊपर तो टैक्स का बर्डन पिछले साल कम भी हुआ था। इस साल हमने एट द वेरी लीस्ट मुश्किल हालात में भी उसको मेनटेन किया था। मगर IMF के साथ जब डिस्कशन हुई, आप जानते हैं वज़ीर आज़म साहब जब मिले हैं उनसे पेरिस में भी MD IMF से, और दोनों टीम्स की जब फिर से बात शुरू हुई कि हम डिस्कशंस को बेहतर और कोशिश करें, एक फाइनल पुश करें कि हम इस एग्रीमेंट को तय पाएँ, तो उसके अंदर उनकी तरफ से बजट नंबर्स देखने के बाद ये एक मुतालबा आया था और उनके साथ मुज़ाकरात के या उन डिस्कशन के नतीजे के अंदर फिर ये टैक्सेस लगाए गए थे। मगर देखिए साथ ही साथ एक टैक्स नेट वाइडन हुआ है, और यकीनन होना चाहिए टैक्स नेट वाइडन। मगर मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो और हमारे सेक्टर्स हैं जो अपना फेयर शेयर नहीं दे रहे अभी टैक्सेस का, ये हमें पता है। उसके अंदर एक मिसाल के तौर पे जो आपका रियल एस्टेट का शोबा है, यकीनन हमें उससे ज़्यादा कलेक्शंस करनी होगी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन फाइलर्स के ऊपर ख़ास तौर पे उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर भी उनके ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर भी रेट्स बढ़ाए गए हैं, और उनके लिए मज़ीद उनके ऊपर ये बर्डन आया है, फाइलर्स के ऊपर भी, मगर ज़्यादा नॉन फाइलर्स के ऊपर उनके जो है रेट्स ख़रीदो फ़रोख्त दोनों के बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो जी देखिए, एग्रीकल्चर भी अभी हमारे लिए एक, उसके अंदर हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, और यकीनन इन द लॉन्ग टर्म हमें ये भी देखना होगा। मगर हमें साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। वज़ीर आज़म साहब का एक अहम प्रायोरिटी है। बैलेंस तो मेरा निकल गया जी।
आप जी दोहरा सकते हैं जी अपना सवाल। बैलेंस मेरा निकल चुका है, वहाँ पर तो टैक्स है ही नहीं, वो तो कुछ दे ही नहीं रहे। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पर टैक्स नहीं है तो हमारी ज़राअत का ये आलम है, तो अगर टैक्स लगा दिया तो फिर तो सारे ही वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, अपनी ज़मीनें शमीनें बेच के हाउसिंग सोसाइटियाँ बना देंगे। जितना फ़ायदा उठा रहे हैं उस हिसाब से देख ले, जितना काम हो रहा है। मैं जी देखिए इन द लॉन्ग टर्म तो देखिए काफ़ी, इन द लॉन्ग टर्म तो देखिए जी काफ़ी एग्रीकल्चर को टैक्स कर सके। जी देखिए इन द लॉन्ग टर्म तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जी, और बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म साहब की भी प्रायोरिटी यही है और हमारी हुकूमत की यही है कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमारी मईशत की एक अशद ज़रूरत हैं और रही हैं फ्रैंकली, और एक या किसी और वजह की वजह से मतलब कि ये नहीं हो सकी इन द पास्ट, और ये अब हमें करनी होंगी बिकॉज ये अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते बतौर एक मईशत, बतौर एक कौम कि हम वो इकदाम ना उठाएं ताकि बार बार जब हम IMF करनी चाहिए। जी तो देखिए उसी की तरफ वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा कि ये जो 9 माह की हमें स्पेस मिली है हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। ये जिस तरह के वो जो उन्होंने दूसरी दफ़ा अब ये फ़िक्रा दोहराया कि लम्हा फ़खरिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है, और इसीलिए हमने इसी स्पिरिट के अंदर देखना है कि ये तो भी हमारी एक नीड थी IMF से $3 अरब की स्पेस लेके 9 माह की स्पेस लेना, मगर हमने इसको यूटिलाइज़ करना है टू ट्राई एंड इंश्योर कि हम बार बार इस साइकिल में ना जाएँ कि हमें बार बार IMF के पास जाना हो। तो मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे, हमारे पावर सेक्टर से रिलेटेड हैं, हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जिनके लिए मुश्किल फ़ैसले लेने होंगे। और इन द पास्ट भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में मुझे याद है जी कि 2013 से 18 के अंदर भी कोशिश की गई थी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की, मगर वो फिर सियासत के नज़र हो गए थे। उस टाइम पे एक अपोजिशन ने खासतौर पे PIA की सोल्यूशन के हवाले से बहुत ही ख़राब किरदार अदा किया था, मगर ओवरऑल लेने होंगे, लेकिन वो मुश्किल फैसले बस बैलेंस में हो। हमारी तरफ मुश्किलों का इजाफा होते जा रहा है, बहुत सारे लोगों की तरफ नहीं हो रहा है, इस पर तशवीश होती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान और IMF की जो उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब जरा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। जनाब मोहसिन हसन खान साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान कोच हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करनी है हमसे कि किस तरीके से इंग्लिश क्रिकेट के अंदर रेसिज्म जड़ों में बैठा हुआ है और किस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जो कि उससे मुतासिर होते हैं। फिर उसके अलावा एक और दूसरा मामला वो ये कि क्या पाकिस्तान भारत जाएगा खेलने के लिए या नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा गया है PCB की तरफ से कि भाई अब बताएं हमें कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये इंग्लिश क्रिकेट के हवाले से जो खबर आई है बड़ी तशवीशनाक है। आपने तो जाहिर है बड़ा अरसा वहाँ पर गुजारा भी, खेला भी। ये इंग्लिश क्रिकेट के अंदर रेसिज्म हमेशा से है या अब जो है वो इसके हवाले से जो बातें हो रही हैं ये कुछ अरसा पहले का फिनोमिना है जो डेवलप हो गया? नहीं, हमेशा से है, लेकिन पहले छुपा हुआ था, अब एक्सपोज हो गया। पहले आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम जो बैन हुई था कि जब डी ओलिवेरा एक प्लेयर था इंग्लैंड का जो कलर था, वो जब लेके गए थे उसको साउथ अफ्रीका, तो टूर कैंसिल हो गया था। तो वहाँ से चल रहा था रेसिज्म है, लेकिन अभी थोड़ा वेस्ट जो है काफ़ी चीज़ खुल के आ गई है सामने, लेकिन बहरहाल वहाँ तो अभी कंट्रोलेबल है। दूसरे कंट्रीज में तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो आपने कभी इस तरह का रेसिज्म वहाँ पर फेस किया या कोई ऐसा वाकया, कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ था पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ अगर हम बात करें तो? नहीं, आई थिंक पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कभी नहीं हुआ। जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी अच्छी वहाँ पे रेपुटेशन रखते हैं, क्रिकेट को वो बड़ा एक्नॉलेज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेटर ने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट पैदा किए हैं, प्लस इंग्लैंड में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो है रेसिज्म है, लेकिन एज सच मैं कहूँगा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑनेस्टली स्पीकिंग वह सबसे कम यहाँ पे। अच्छा, बाकी कंट्रीज कौन सी, अगर आप कोई मिसाल दे सकें जहाँ पर आपके ख्याल में यहाँ पर इनसे ज़्यादा रेसिज्म है? साउथ अफ्रीका बहुत है, ऑस्ट्रेलिया बहुत है, इवन दूसरी जो गोरे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड है, यहाँ इन जगहों पे है, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड आउट ऑफ द लॉट इज प्रोबेबली द बेस्ट। ओके, चलें ठीक है। ये तो आपने पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज किया, क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लैंड की, और जो ज़ाहिर है क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं वहाँ पर, आपने काफ़ी, और आपने तो सीरीज़ें भी बड़ी वहाँ पर जिताई हैं एज अ कोच भी। तो सर अब इंडिया की ज़रा अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या फ़ैसला हमें करना चाहिए, इस पर आपका क्या टेक है सर? देखिए, मैं इस पर ये कहूँगा कि
इंडिया का जो टूर होता है ये वाहिद टूर है बिटवीन द टू कंट्रीज कि जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, पाकिस्तान को पाकिस्तान टीम के लिए और गवर्नमेंट की, और उधर इंडिया के लिए उसके लिए। जी हाँ। तो अदरवाइज और किसी कंट्री के बीच में जब पाकिस्तान टूर कर रहा होता है या वो आ रहे होते हैं तो नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का एक इनका बना हुआ है, रूल बना हुआ है हमारा, और आई थिंक सही बना हुआ है। गवर्नमेंट की सिचुएशन आपको पता है कभी कभी डेलिकेट हो जाती है तो क्रिकेट टूर भी होता है, ये कभी नहीं होता, लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली फील करता हूँ कि पाकिस्तान ने तो अपना जिस तरफ से जेस्चर बहुत अच्छा दिया है कि वहाँ जाके वर्ल्ड कप खेलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन शो किए हैं एशिया कप के आने के लिए, जिसका मुझे बहुत इस बात का अफसोस हुआ है इसके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। वाई? आई मीन देखिए, इज्जत दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर हम इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलना भी चाहिए, एंड आई बिलीव इन दैट कि सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक आप अपनी नहीं करेंगे, जब हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे कभी भी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तो हम तो जा रहे हैं खेलने वहाँ पे, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की, आपने उसको मान लिया बड़े आराम से। मैं दे शुड हैव बीन अ सॉलिड रीजन कि अगर आप पाकिस्तानीज को, आपको, हम सबको पता चलता कि भाई ये वजह है सिक्योरिटी की, अल्लाह के फजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान की जब देखा है इंग्लिश टीम, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड टीम यहाँ पे होके खेल के गई है डिफरेंट शहरों में, जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम है यहाँ पे, हमारी पुलिस, रेंजर्स एंड जितने भी सिक्योरिटी के वो है, तो वो एक प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं है। लेकिन ये नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगा, मुझे वैसे इस बात का, और अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में उस पोजीशन पे होता है जहाँ मुझे डिसीजन लेना पड़ते तो मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट को अपनी कन्विंस करता कि अगर वो नहीं आ रहे तो फिर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, सरकारी दोनों हाथ से बजेगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई उनकी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर आए, हमारी जरूरत है कि हम वहां पर जाएं। ये इस आर्ग्यूमेंट को आप बाय करते हैं? मतलब कोई आपको समझ में आती है इस चीज का कि भाई हम क्यों जाएं वहां पे अगर वो नहीं आते? लोग तो यहाँ पे बड़े हेल बेंट हैं कि भाई हमें जाना चाहिए और वो इतना बड़ा मुल्क है और हमारी क्रिकेट को नुकसान हो जाएगा अगर हम वहां पे ना गए तो। बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि वहाँ जाएं, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें, जीत के अपना जो है वो तारीख वहाँ पर रकम करें। हाँ, अगर जीते। हाँ नहीं, आई मीन ये मुझे इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। अच्छा। बात हो रही है कंट्रीज में, कंट्री में खेलने की भी, ये कोई न्यूट्रल ग्राउंड पे मैचेस नहीं हो रहे कि आप ऑस्ट्रेलिया गए या आपने यूएई में आप खेल रहे हैं कि भाई जाके उनके साथ खेलें। इधर बात हो रही है आप उनकी कंट्री में जा रहे हैं खेलने के लिए, बिल्कुल जा रहे हैं, वेरी गुड। वो क्यों नहीं आ रहे? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? क्या पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स पैदा किए हैं, उन्होंने तो किए भी नहीं है इतने प्लेयर्स। तो इस बात को ये देखना चाहिए ना, आई थिंक आईसीसी हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, कि वो ये ना करें कि भाई, अब फॉर एग्जांपल मैं एक बात से बिल्कुल ये कहूंगा कि कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए जबरदस्ती कि भाई हम नहीं गए तो फिर पता लगा ताल्लुकात खराब हो गए, नहीं, उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। जिस तरह हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमें भी उसी तरह बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि आपने ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग नेशन की बात की तो मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, वेस्ट इंडीज आउट हो गया सर वर्ल्ड कप से, ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, ये क्या हुआ ये वेस्ट इंडीज वालों के साथ, बेचारों के साथ? वैसे एक्चुअली वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने हो गए। मेरी बात हो रही थी विव रिचर्ड से और माइकल होल्डिंग से भी, तो मैंने कहा बताओ क्या वजह क्या है, क्या हो रहा है? उसने कहा मोहसिन, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर जा रहे हैं अमेरिकन फुटबॉल में और अमेरिकन इसमें बास्केटबॉल में, बिकॉज वहाँ पैसा है। वेस्ट इंडीज में पैसा नहीं है क्रिकेट में, इस वजह से यंगस्टर्स इतने कीन नहीं है वहाँ पे। जब आप देख रहे हैं कोई आउट क्लास प्लेयर निकल नहीं रहे वहाँ से, तो उनकी क्रिकेट भी नीचे जा रही है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और वाकई एक शॉकिंग चीज़ थी कि किस तरीके से वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज जो है वो खारिज हो जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहसिन खान साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात हो रही थी नाजरीन, और आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह